हेलो दोस्तों, आर्य टेक्निकल क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर्स के बारे में। दोस्तों, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होती है, उसको हम हिंदी में विभेदी संयुक्त मोटर के नाम से भी जानते हैं। ये जो विभेदी संयुक्त मोटर है, इसका एक और नाम है, इसको हम अवकल संयुक्त मोटर के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो चाहे डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की बात कर ले, या फिर विभेदी संयुक्त मोटर की बात कर ले, या फिर अवकल संयुक्त मोटर की बात कर ले, तीनों के तीनों जो नाम है वो तीनों क्या है, एक ही मोटर के नाम है। इसको हिंदी में हम अवकल संयुक्त मोटर भी कहा जाता है। देखिए, हिंदी वर्ड इसके कुछ अटपटे होते हैं, इसलिए आपको हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश वर्ड याद होना बहुत ही कंपलसरी है। हिंदी के वर्ड कभी कभी हमें याद नहीं रहते हैं, इनको याद करना क्योंकि बहुत ही अटपटे वर्ड होते हैं, इस कारण इनको याद करना मुश्किल हो जाता है। इस कारण थोड़ा इनके इंग्लिश वर्ड को भी ध्यान दे दिया करो, क्योंकि एग्जाम के अंदर अपन को इंग्लिश और हिंदी दोनों आंसर मिलते हैं। तो जो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होती है, उस डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को हम हिंदी में विभेदी संयुक्त मोटर या फिर अवकल संयुक्त मोटर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अब आज हम इस डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखा था, कंपाउंड जो मोटर होती है, चाहे वो आपकी कम्युलेटिव प्रकार की हो, चाहे वो आपकी डिफरेंशियल प्रकार की हो, कंपाउंड मोटर के अंदर हम क्या करते हैं, जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड करके, एक पार्ट को तो आर्मेचर के समांतर क्रम में और दूसरे पार्ट को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। यानी कि फील्ड वाइंडिंग श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों के अंदर जुड़ी होती है, इस कारण इस मोटर को कंपाउंड मोटर कहा जाता है। फिर कंपाउंड के भी हमने दो प्रकार पढ़े, एक पढ़ा हमने कम्युलेटिव प्रकार की और दूसरा आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल प्रकार की। जैसे हमने लास्ट के वीडियो में कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के बारे में डिस्कस किया था, तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के अंदर हमने देखा था कि इसकी जो सीरीज फील्ड और शंट फील्ड है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग है, इन दोनों में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा क्या होती है, समान होती है। इन दोनों वाइंडिंगों में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा क्या होती है, समान। किसकी बात कर रहा हूं मैं, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की बात कर रहा हूं। जब दोनों वाइंडिंगों के अंदर धारा समान मान की होगी, तो इनके अंदर पैदा होने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है उसकी दिशा भी क्या होगी, समान होगी। और जब चुंबकीय फ्लक्स की दिशा समान होगी, तो दोनों चुंबकीय फ्लक्स, सीरीज वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स और शंट वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स, दोनों चुंबकीय फ्लक्स आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार की जो मोटर होती थी वो कहलाती है आपकी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। इसको हमने लास्ट के वीडियो में डिस्कस कर लिया था। लेकिन आज जो हम मोटर पढ़ रहे हैं वो है आपकी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की संरचना में क्या अंतर होता है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है, इसकी फील्ड वाइंडिंग को मैंने दो पार्टों के अंदर डिवाइड कर दिया। फील्ड वाइंडिंग को दो भागों में बांटा, एक भाग को तो इस आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ दिया और दूसरे भाग को इस आर्मेचर के कौन से क्रम में जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। इस कारण ये मोटर कहलाई आपकी कौन सी, कंपाउंड मोटर। दूसरा, इस मोटर के क्या होगा, इस सीरीज वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा इस शंट वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा के क्या होती है, विपरीत होती है। यानी कि दोनों वाइंडिंगों में बहने वाली जो धारा की दिशा होगी एक दूसरे के विपरीत होगी, जबकि कम्युलेटिव के अंदर दोनों वाइंडिंगों में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा क्या होती है, समान। यहां पर दोनों वाइंडिंगों में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी, और जब धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी तो इन दोनों वाइंडिंगों के अंदर पैदा होने वाला चुंबकीय फ्लक्स की जो दिशा होगी वो भी एक दूसरे के क्या होगी, विपरीत होगी। क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स किसके कारण आता है, धारा के कारण। जैसे धारा की दिशा होगी वैसे ही किसकी दिशा होगी, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा होगी। अगर धारा की दिशा दोनों वाइंडिंगों में एक दूसरे के विपरीत है तो इनके अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स की दिशा भी एक दूसरे के विपरीत होगा। यानी कि सीरीज वाइंडिंग के अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा होता है उसको हम लिखते हैं फाई एस ई से, और शंट वाइंडिंग के अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा होता है उसको लिखते हैं अपन फाई एस एच से। अगर सीरीज वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स की दिशा ऊपर से नीचे की तरफ है
तो इसकी शंट वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स की दिशा नीचे से कौन सी होगी, ऊपर की तरफ। यानी कि इन दोनों वाइंडिंगों में पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी, और जिस मोटर की सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग में पैदा होने वाला चुंबकीय फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत स्वभाव वाला होता है, वो मोटर कौन सी मोटर कहलाती है, आपकी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, या फिर विभेदी संयुक्त मोटर, या फिर अवकल संयुक्त मोटर कहलाती है। तो डिफरेंशियल, अवकल या विभेदी, इसको इसके नाम से क्यों जाना जाता है, उसका कारण समझ में आया। क्योंकि इस मोटर की सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाला चुंबकीय फ्लक्स और शंट वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स, इन दोनों फ्लक्स की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती है। इस कारण ये जो मोटर होती है वो कहलाती है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। अब फ्लक्स की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, तो जो हमको परिणामी फ्लक्स प्राप्त होगा इस मोटर के अंदर, वो परिणामी फ्लक्स प्राप्त होगा फाई टी बराबर क्या होगा, फाई एस एच माइनस होगा क्या, फाई एस ई। यानी कि जो शंट वाइंडिंग का फ्लक्स है उसमें से सीरीज वाइंडिंग के फ्लक्स को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्योंकि दिशा एक दूसरे के विपरीत है तो दोनों एक दूसरे के विपरीत स्वभाव वाले होंगे। इस कारण जो परिणामी चुंबकीय फ्लक्स हमको प्राप्त होगा वो दोनों चुंबकीय फ्लक्स के अंतर के बराबर हमको क्या होता है, इसके अंदर परिणामी चुंबकीय फ्लक्स प्राप्त होता है। तो दो चीजें क्लियर हुई आपकी, एक तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की जो सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग है, इन दोनों में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा एक दूसरे के क्या होती है, विपरीत। फिर जब धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत है तो सीरीज फील्ड और शंट फील्ड के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स की दिशा भी क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी। दूसरा, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के अंदर जो परिणामी फ्लक्स हमको प्राप्त होता है उस परिणामी फ्लक्स का मान सीरीज फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स और शंट फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स इन दोनों के अंतर के बराबर होता है। क्या होता है, फाई टी बराबर कितना मिलता है अपन को, फाई एस एस माइनस कितना मिलता है, फाई एस सी मिलता है। तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के अंदर जो आपको फर्स्ट लाइन लिखनी है वो क्या लिखोगे, इस मोटर की सीरीज फील्ड वाइंडिंग व शंट फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित धारा की दिशा क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित धारा की दिशा एक दूसरे के क्या होगी, विपरीत। इस कारण इनमें उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स की दिशा भी एक दूसरे के विपरीत होगी। अब जब चुंबकीय फ्लक्स की दिशा एक दूसरे के विपरीत है तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के अंदर जो परिणामी चुंबकीय फ्लक्स प्राप्त होगा, क्या, परिणामी चुंबकीय फ्लक्स। और परिणामी चुंबकीय फ्लक्स को हम लिखेंगे किससे, फाई टी से। तो जो परिणामी चुंबकीय फ्लक्स प्राप्त होगा उसका मान होगा फाई टी बराबर होगा फाई एस एच माइनस क्या होगा, फाई एस ई। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के अंदर जो परिणामी चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फाई टी बराबर होता है फाई एस एच माइनस क्या होता है, फाई एस सी। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इसके अंदर, इसके बाद में अपन बात करेंगे इस डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की टर्मिनल वोल्टेज के बारे में। किसके बारे में, वी के बारे में। देखिए यहां से इसके अंदर से कुछ धारा गई IL,
वो IL धारा किसके अंदर गई? सबसे पहले सीरीज फील्ड के अंदर। ये कौन सी वाइंडिंग है आपकी? ये है आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग है? ये तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है। ये कौन सी वाइंडिंग है आपकी? ये है आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग है? ये शंट फील्ड वाइंडिंग है। और ये कौन सी वाइंडिंग है आपकी? ये है आपकी आर्मेचर वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग है? आर्मेचर वाइंडिंग। तो सबसे पहले करंट गई किसके अंदर? सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर। सीरीज फील्ड वाइंडिंग की जो ISC करंट है वो यहां पर आके कितने भागों में बट गई? 2 भागों में बट गई। तो ISE बराबर हो जाएगा ISH प्लस कितना हो जाएगा? IA। होगा या नहीं हुआ? तो शंट जो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है इसके अंदर क्या होगा? लोड करंट IL बराबर होगा क्या? ISE बराबर होगा क्या? ISH प्लस क्या होगा? IA। होगा या नहीं होगा? IL बराबर IAC। देखिए यहां से जितनी IL गई है उतनी की उतनी IAC होगी। अब IAC यहां पर जाते ही 2 पार्टों के अंदर डिवाइड हो गई, तो इन दोनों भागों को जोड़ दूंगा तो किसके बराबर हो जाएगा? IAC के बराबर हो जाएगा। तो ISE बराबर हो जाएगा ISH प्लस कितना हो जाएगा? IA। इतना नोट किया आपने। आगे अपन बात करते हैं इसके अंदर। इसको मिटा देता हूं मैं। देखिए आगे बात करते हैं अपन टर्मिनल वोल्टेज की। जो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है उसका टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होगा? टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला देखिए, मोटर को अपन इनपुट में AC सप्लाई देते हैं। इस मोटर को मैंने इनपुट में कितना वोल्टेज दिया? V वोल्टेज दे रहे हैं। इस मोटर को हम इनपुट में कितना वोल्टेज दे रहे हैं? V वोल्टेज दे रहे हैं। ये V वोल्टेज सबसे पहले इसके अंदर धारा प्रवाहित होगी, तो इस वोल्टेज में से कुछ वोल्टेज ड्रॉप इसके अंदर होगा या नहीं होगा? इस सीरीज वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण यहां पर कुछ न कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी कि वोल्टेज के मान में क्या होगी? कमी। अब इसके अंदर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इसके प्रतिरोध और इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा पर निर्भर करता है, क्योंकि वोल्टेज V बराबर क्या होता है? I इंटू क्या होता है? R। तो किसी भी प्रतिरोध के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा और उसके प्रतिरोध, इन दोनों को आपस में क्या कर दें? हम गुणा कर दें, तो उसके अंदर पैदा होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का हमको क्या आ जाएगा? मान प्राप्त हो जाएगा। तो अगर सीरीज वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का हमको पता करना है, तो इस सीरीज वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा को इस सीरीज वाइंडिंग के प्रतिरोध से हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो इस सीरीज वाइंडिंग के अंदर जितना वोल्टेज खर्च होगा वो हमको क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। तो सीरीज वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाला वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा? ISE इंटू क्या हो जाएगा? RAC। ये IAC गुणा RAC क्या है? इस सीरीज वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाला वोल्टेज ड्रॉप। अब सीरीज वाइंडिंग के अंदर वोल्टेज ड्रॉप क्यों पैदा हुआ है? क्योंकि इस वाइंडिंग के अंदर कुछ न कुछ प्रतिरोध है। प्रतिरोध उसमें से बहने वाली धारा का विरोध करेगा, इस कारण यहां पर कुछ न कुछ वोल्टेज ड्रॉप पैदा होगा। अब इतना V में से इतना घटने के पश्चात जो हमको वोल्टेज प्राप्त होगा, अब वो वोल्टेज किसके अंदर जाएगा? आर्मेचर के अंदर जाएगा। अब आर्मेचर वाइंडिंग का भी कुछ न कुछ प्रतिरोध है। आर्मेचर वाइंडिंग के प्रतिरोध को हम किससे लिखते हैं? RA से। अब आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध भी क्या करेगा? इस वोल्टेज के अंदर क्या करेगा? कमी करेगा। तो आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाला वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा? IA इंटू कितना हो जाएगा? RA। ये तो है सीरीज वाइंडिंग का वोल्टेज ड्रॉप, ये है आर्मेचर वाइंडिंग का वोल्टेज ड्रॉप। ये दोनों क्या हो रहे हैं? इसके अंदर हानि हो रही है, कमी हो रही है। इन दोनों के मान में कमी होने के पश्चात जो शेष वोल्टेज बचेगा, V को मैंने यहां से दिया V वोल्ट, V में से कुछ वोल्टेज तो सीरीज फील्ड के अंदर खर्च हो जाएगा, कुछ वोल्टेज इस आर्मेचर के प्रतिरोध के कारण खर्च हो जाएगा। अब जो वोल्टेज प्राप्त होगा वो किसके बराबर होगा? आपके EB के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? EB। जैसे मैंने माना यहां से मोटर को 200 वोल्ट दिया। कितना दिया मोटर को? 200 वोल्ट। 200 में से कुछ वोल्टेज यहां पर खर्च होगा, माना मैंने यहां पर हो गया 10 वोल्ट। कितने वोल्ट की कमी होगी यहां पर? 10। 200 में से 10 वोल्ट यहां पर खर्च हो गए, तो आर्मेचर के पास जो वोल्टेज आएगा वो अब कितना आएगा? 190। अब 190 में से भी माना ये आर्मेचर के प्रतिरोध के कारण 5 वोल्ट और खर्च हो गया,
तो 190 में से 5 वोल्ट किसके कारण गया, आर्मेचर के प्रतिरोध के कारण गया। तो अब जो वोल्टेज मिलेगा वो कितना बचेगा आपका, 185 बचेगा। अब ये जो 185 होगा ये किसके बराबर होगा, आपके ईबी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ईबी के, क्योंकि यहां पर भी प्रतिरोध है, यहां पर भी प्रतिरोध है। ये प्रतिरोध इस वोल्टेज के मान में कुछ न कुछ कमी करेंगे, वोल्टेज में क्या करेंगे, हानि करेंगे। जो वोल्टेज में कमी हो रही है वही कहलाता है आपका वोल्टेज ड्रॉप। क्या कहलाता है, वोल्टेज ड्रॉप। तो दो जगह वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, एक तो सीरीज वाइंडिंग के अंदर, एक आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर। ये दोनों वोल्टेज ड्रॉप को होने के पश्चात जो वोल्टेज मिलेगा वही क्या कहलाता है, आपका ईबी कहलाता है। देखिए अगर मैं यहां पर लिखूं 200, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखिए 200 बराबर लिख सकता हूं कि मैं 10 प्लस, देखिए पहला कितना वोल्टेज खर्च हो गया आपका, 10 वोल्टेज खर्च हो गया। फिर कितना वोल्टेज खर्च हुआ आपका, 5 वोल्टेज खर्च हुआ। कितना हुआ, 5 वोल्टेज प्लस अब जो बचा हुआ है वो कितना है, 185। तो बताइए इन तीनों का मान इसके बराबर होगा या नहीं होगा। अगर खर्च होने वाले वोल्टेज और बचे हुए वोल्टेज इन तीनों को आपस में जोड़ दूं तो इसका मान इनपुट वोल्टेज के बराबर होगा या नहीं होगा। भाई खर्च कितना हुआ, 10 और 5, 15 तो खर्च हो गया, और बचा कितना है, आर्मेचर को कितना मिला, 185। तो आर्मेचर को मिलने वाला और ये जो खर्च होने वाला वोल्टेज आपस में जोड़ देंगे तो इनपुट वोल्टेज बराबर होगा या नहीं होगा। तो 200 बराबर हो जाएगा 10 वोल्ट, 5 वोल्ट और 85 वोल्ट। ये 10 वोल्ट तो किसके कारण है, सीरीज वाइंडिंग के अंदर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप है। 5 वोल्टेज क्या है, आर्मेचर के अंदर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप है। 185 क्या है, इस मोटर के अंदर पैदा होने वाला बैक ईएमएफ ईबी, जो भी शेष वोल्टेज बचा है वो ये है। तो इनको अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, टर्मिनल वोल्टेज 200 की जगह कितना लिख सकता हूं मैं, V। कितना, V। ये है सीरीज वाइंडिंग के अंदर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप, और सीरीज वाइंडिंग के अंदर होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को हम फॉर्मूले के रूप में कैसे लिखेंगे, ISE गुणा क्या लिखेंगे, RSE। तो इसको लिखेंगे ISE इंटू RSE प्लस 5 वोल्ट। 5 वोल्ट किसके अंदर हो रहा है, आर्मेचर के अंदर हो रहा है वोल्टेज ड्रॉप, और आर्मेचर के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, IA इंटू RA। तो 5 वोल्ट की जगह मैं क्या लिख दूंगा, IA इंटू RA। फिर बचा हुआ वोल्टेज आर्मेचर, बचा हुआ वोल्टेज मतलब आर्मेचर के अंदर कौन सा विद्युत वाहक पैदा होता है, बैक ईएमएफ। तो 85 की जगह मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, EB। तो ये जो समीकरण बना है ये समीकरण है आपका डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की टर्मिनल वोल्टेज का समीकरण है। किसका है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला। तो अगर टर्मिनल वोल्टेज मैंने इतना देने के पश्चात ये भाग तो सीरीज वाइंडिंग के अंदर खर्च हो गया, ये भाग आर्मेचर के प्रतिरोध के कारण खर्च हो गया, और ये इतना क्या है अपन को बचा हुआ है, बैक ईएमएफ है। तो बचे हुए में जो खर्च हो गया उनको जोड़ देंगे तो ये इनपुट वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये क्या है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के अंदर किसके समीकरण है, टर्मिनल वोल्टता का समीकरण। तो टर्मिनल वोल्टता V बराबर होगा ISE इंटू RSE प्लस के IA इंटू RA प्लस EB। फिर दूसरा क्या है, यहां पर ये ISE और IA इन दोनों का मान लगभग क्या होता है, आपका बराबर होता है। ISE लगभग क्या होता है, IA के बराबर होता है, क्योंकि इस वाइंडिंग के अंदर जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो धारा ISH बराबर होगा इसके सिरों पर टर्मिनल वोल्टेज बटे इसका प्रतिरोध, यानी कि ISH बराबर होता है V बटे क्या होता है आपका RSH होता है। अब ISH है संट वाइंडिंग, और हमने देखा था संट वाइंडिंग का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। इस संट वाइंडिंग के अंदर R का मान, RSH का मान क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। अभी आपसे पहले की जितनी मोटर है उसके अंदर पढ़ा था, संट वाइंडिंग के अंदर प्रतिरोध का मान क्या होता है, बहुत ही ज्यादा। और जब प्रतिरोध का मान बहुत ज्यादा होगा तो इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा, बहुत ही कम होगा। अब धारा का मान बहुत कम है तो इसको लगभग हम किसके बराबर मान लेते हैं, 0 के बराबर मान लेते हैं। इस कारण ISE का मान किसके बराबर होता है, जितनी ISE यहां से आ रही है अपन ये मान लेते हैं कि सारी की सारी ISE किसके अंदर जा रही है, आर्मेचर के अंदर, क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा है। इस कारण इस ब्रांच के अंदर बहने वाली धारा का मान क्या होगा, बहुत ही कम। तो ISE का मान लगभग किसके बराबर होता है, IA के बराबर। तो इस IA के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पर ISE भी लिख सकते हैं। तो ISE RSE प्लस IA के स्थान पर क्या लिख देंगे हम, ISE लिख देंगे, ISE प्लस के क्या हो जाएगा, EB। तो आगे इसको अपन लिख सकते हैं, EB को अपन इधर ले आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारी संख्या प्लस की है, प्लस की संख्या में आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। EB प्लस, यहां से देखिए मैं यहां पर से क्या कर लेता हूं,
सॉरी गलत कर दिया अपन ने, इस IAC की जगह अपन को क्या लिखना है, यहाँ पर IA लिखना है। यहाँ पर तो IA रहेगा। क्या कर रहे हैं अपन, आर्मेचर के अंदर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप तो IA इंटू आर ऐसे कैसे रख रहे हैं, IA इंटू RA, IA इंटू RA ऐसे कैसे रखा है, और ये जो ISE था इस ISE के स्थान पर मैं कितना लिख देता हूँ IA, क्योंकि ISE का मान किसके बराबर है, लगभग IA के बराबर है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इन दोनों समीकरणों में से इस IA को क्या ले लेंगे अपन, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से IA को कॉमन ले लो तो बच गया क्या, RSE प्लस क्या बच गया, RA। और इसको आगे लिख सकते हैं अपन क्या, V बराबर चल रहा है आपका EB प्लस IA इंटू क्या लिख सकते हैं, R। ये IAC और R है, R बराबर मैंने क्या मान लिया, ISE प्लस RA। RSE और RA हैं, इन दोनों का मान किसके बराबर मान लिया हमने, R के बराबर मान लिया। तो इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। तो जो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होगी उसकी टर्मिनल वोल्टेज का समीकरण हो जाएगा V बराबर EB प्लस IA इंटू R। V बराबर क्या हो जाएगा, EB प्लस IA इंटू R। अगर मेरे को यहां से EB का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, EB का, तो देखिए क्या हुआ, समीकरण हमको प्राप्त होगी V बराबर EB प्लस IA इंटू R। ये क्या है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के अंदर टर्मिनल वोल्टेज की क्या है, समीकरण। अब यहां से यदि मेरे को EB का मान निकालना है तो ये संख्या प्लस की है, प्लस की संख्या को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये संख्या किसकी बन जाएगी, माइनस की बन जाएगी। तो यहां पर तो बचेगा EB बराबर V, ये संख्या इस तरफ जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो माइनस IA इंटू R। दूसरा आपको ये भी याद रखना है कि जो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है उसके अंदर EB बराबर क्या होता है, V माइनस IA इंटू क्या होता है, R होता है। EB बराबर क्या होता है, V माइनस IA इंटू R। दो फॉर्मूले याद रखना है, पहला मैंने बताया था आपको, पहला याद रखना है आपको क्या, phi t बराबर क्या होता है आपको, phi SH माइनस क्या होता है, phi SE। एक तो ये याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है आपको, IL बराबर होता है ISE और लगभग बराबर होता है क्या, IA। सेकंड आपको ये याद रखना है। तीसरा आपको याद रखना है टर्मिनल वोल्टेज V बराबर EB प्लस IA इंटू R होता है। चौथा आपको इसी से बनाया है EB का, तो इससे अगर ये फॉर्मूला याद है तो ये भी ऑटोमेटिक बन जाएगा। इसी से बन रहा है EB बराबर क्या होता है, V माइनस IA इंटू क्या होता है, R होता है। इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई आपको। तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के अंदर जो टर्मिनल वोल्टेज V बराबर होता है EB प्लस IA इंटू R, ये सारी प्रोसेस आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके इतनी सारी चीजें आपके एग्जाम में नहीं आने वाली है, एग्जाम में सिर्फ आएगी तो ये दो चीजें आएगी। इसलिए अगर किसी को ये समीकरण समझ में नहीं आ रही है तो वो डायरेक्ट इसको भी याद कर सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है V बराबर EB प्लस IA इंटू R और EB बराबर होता है V माइनस IA इंटू R। ये तो हो गया डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के अंदर टर्मिनल वोल्टेज का समीकरण। इसके बाद में हम देखते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के अंदर टॉर्क। क्या, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के अंदर टॉर्क का क्या फॉर्मूला होगा, टॉर्क और स्पीड, दो फॉर्मूले और देखने, क्योंकि ये दो फॉर्मूले हमको ग्राफ के अंदर बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। हमारे ग्राफ के अंदर ज़्यादातर काम आने वाले फॉर्मूले सिर्फ दो हैं। एक तो है टॉर्क का फॉर्मूला, किसका है, टॉर्क का, और दूसरा है इसकी गति का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है, गति का, यानी कि स्पीड और टॉर्क। इन दो समीकरण, ये दो फॉर्मूले और याद रखना है हमको। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टॉर्क के बारे में। देखिए, चाहे आपकी डीसी मशीन से होती है या डीसी मोटर होती है, डीसी मोटर के अंदर टॉर्क का फॉर्मूला होता है T बराबर होता है K इंटू फाई इंटू क्या होता है, IA। होता है नहीं होता? ऐसे कैसे डीसी मोटर के अंदर जो गति है उस गति का फॉर्मूला होता है N बराबर होता है क्या, EB बटे होता है K इंटू फाई। तो डीसी मोटर के अंदर जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है T बराबर K इंटू फाई इंटू IA, और जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है N बराबर EB बटे K इंटू फाई। अब देखिए आगे, देखिए अपन जानते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के अंदर फाई टी, जो परिणामी फ्लक्स है वो फाई टी बराबर होता है फाई SH माइनस फाई SE के बराबर। तो इस फॉर्मूले के अंदर ये समीकरण हम रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टॉर्क T बराबर हो जाएगा K इंटू फाई की जगह क्या लिखेंगे, फाई SH माइनस फाई SE, फाई SH माइनस फाई SE इंटू हो जाएगा क्या, IA। अब देखिए
इस IA को इन दोनों के साथ हम गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त होगा T बराबर K इंटू 5SHS इंटू क्या हो जाएगा IA माइनस हो जाएगा K इंटू 5SE इंटू हो जाएगा IA। तो ये हो गया आपके डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के अंदर टॉर्क का फॉर्मूला होता है T बराबर K 5SH इंटू IA माइनस होता है K इंटू 5SC माइनस इंटू क्या होता है IA। यानी कि ये जो टॉर्क है ये है आपके शंट फील्ड के कारण होने वाला टॉर्क। कौन से फील्ड के कारण है ये? शंट फील्ड के कारण पैदा होने वाला टॉर्क है। और ये जो टॉर्क है ये है आपका सीरीज फील्ड के कारण पैदा होने वाला टॉर्क। कौन से फील्ड के कारण? सीरीज फील्ड के अंदर पैदा होने वाला टॉर्क। तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के अंदर यदि हम टॉर्क देखेंगे तो टॉर्क का मान शंट फील्ड के अंदर पैदा होने वाले टॉर्क और सीरीज फील्ड के अंदर पैदा होने वाला जो टॉर्क है उन दोनों के अंतर के बराबर होता है। इस कारण जो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है उस स्टार्टिंग टॉर्क का मान क्या होता है? बहुत ही कम होता है। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के अंदर प्रारंभ के समय में जो टॉर्क होता है उस टॉर्क का मान क्या होता है? बहुत ही कम। क्योंकि फॉर्मूला हम देख पा रहे हैं डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के अंदर जो टॉर्क होता है वो T बराबर होता है K इंटू 5SH इंटू IA माइनस K इंटू 5SE इंटू IA। यानी कि शंट फील्ड के अंदर जो टॉर्क पैदा होगा और जो सीरीज फील्ड के अंदर जो टॉर्क पैदा होगा उन दोनों के अंतर के बराबर होता है। इस कारण डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का जो टॉर्क होता है वो बहुत ही क्या होता है? कम। जबकि कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के अंदर हमने देखा था, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के अंदर जो फॉर्मूला था उसके अंदर माइनस की जगह कितना था? प्लस था। यानी कि उस मोटर के अंदर जो परिणामी टॉर्क पैदा हो रहा था वो शंट फील्ड फ्लक्स और सीरीज फील्ड फ्लक्स इन दोनों के योग के बराबर टॉर्क पैदा होता था। इस कारण कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के अंदर स्टार्टिंग समय में टॉर्क का मान ज्यादा होता है, जबकि जो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होती है उसके अंदर स्टार्टिंग समय में प्रारंभ के समय में टॉर्क का मान क्या होता है? बहुत ही कम होता है। इतना चीज क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क का मान क्या होता है? बहुत ही कम होता है। अभी लिखवा देंगे। गति देखिए, गति का फॉर्मूला N बराबर क्या होता है? EB बटे K इंटू 5। और अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने EB बराबर क्या होता है? V माइनस क्या होता है? IA इंटू R होता है। EB बराबर क्या होता है? V माइनस IA इंटू R। इस EB का और फाई का मान इन दोनों समीकरण में रखेंगे तो क्या आ जाएगा? N बराबर हो जाएगा क्या? EB बराबर, EB की जगह कितना रख देंगे हम? V माइनस IA इंटू R। यहाँ लिखेंगे V माइनस IA इंटू R बटे क्या लिखेंगे? K इंटू 5SH माइनस लिखेंगे 5SE। ये क्या हो जाएगा आपका? शंट मोटर के अंदर स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा। शंट मोटर के अंदर गति का फॉर्मूला क्या होगा? N बराबर V माइनस IA इंटू R बटे होगा K इंटू 5SH माइनस क्या होगा? 5SE। ये तो है किसका? डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के अंदर गति का फॉर्मूला, और ये है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के अंदर टॉर्क का फॉर्मूला। ये दोनों सूत्र आपको याद रखने हैं क्योंकि दोनों फॉर्मूले जब हम इसका ग्राफ पढ़ेंगे तो उस ग्राफ के अंदर हमको काम आने वाले हैं। तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के अंदर गति का फॉर्मूला होता है N बराबर V माइनस IA इंटू R बटे K इंटू 5SH माइनस 5SE। और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के अंदर टॉर्क का फॉर्मूला होता है T बराबर K इंटू 5SH इंटू IA माइनस K इंटू 5SE इंटू IA। दोनों फील्ड फ्लक्स के अंदर पैदा होने वाला जो टॉर्क है उन दोनों के अंतर के कारण होता है। इस कारण डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो बहुत ही क्या होता है? कम होता है। पहली चीज क्लियर। दूसरी, ये जो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है इस पर जैसे ही हम लोड का मान बढ़ाते हैं, किसका मान बढ़ाते हैं? लोड का मान। जैसे ही हम लोड का मान बढ़ाएंगे तो इस मोटर की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? आपकी बढ़ जाएगी। स्पीड भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये एकमात्र ऐसी मोटर है जिस पर हम जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसकी स्पीड भी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। सीरीज मोटर के अंदर हमने देखा, सीरीज मोटर पर जैसे ही हम लोड बढ़ाते हैं तो उसकी गुणन गति क्या हो जाती है? आपकी घट जाती है। शंट मोटर के अंदर भी गुणन गति थोड़ी सी 1 से 5% क्या हो जाती है? आपकी कम हो जाती है। और जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है उस पर भी जब हम लोड का मान बढ़ाते हैं
तो उसकी घूर्णन गति शंट मोटर की तुलना में थोड़ी क्या होती है, ज़्यादा घटती है। लेकिन ये जो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है, ये विभेदित संयुक्त जो मोटर है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इसकी विशेषता है कि जैसे ही इस पे हम लोड का मान बढ़ाएंगे तो इसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। अब लोड बढ़ाने से इसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। इस कारण डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का हम व्यावहारिक रूप से कहीं पर भी उपयोग नहीं करते। व्यावहारिक रूप से डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का कहीं पर भी उपयोग नहीं होता है। दैनिक कार्यों के अंदर डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का उपयोग नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के अंदर हमने देखा, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क का मान क्या होता है, बहुत ही निम्न होता है। जब इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही निम्न है तो इस मोटर को हम लोड की अवस्था में चालू नहीं कर सकते, क्योंकि टॉर्क का मान बहुत कम है और यदि इसको हम लोड की अवस्था में चालू नहीं कर सकते, पहली बात तो। दूसरा, जैसे ही इस मोटर पर जैसे ही हम लोड का मान बढ़ाएंगे तो इस मोटर की घूर्णन गति भी क्या हो जाती है, आपकी बढ़ जाती है। तो इस कारण डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का उपयोग व्यावहारिक जीवन के अंदर, दैनिक कार्यों के अंदर इसका कहीं पर भी उपयोग नहीं किया जाता। जब इसका व्यवहारिक कार्यों के अंदर उपयोग नहीं किया जाता तो इस मोटर का कहां पर उपयोग किया जाता है, तो जो आपकी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है इसका प्रयोग प्रयोगशालाओं में, जो वर्कशॉप है आपकी, उन प्रयोगशालाओं के अंदर क्या किया जाता है, इस डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का उपयोग किया जाता है। दूसरा, इसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है अनुसंधान केंद्रों पर। कहाँ पर? अनुसंधान केंद्रों पर, जो रिसर्च सेंटर होते हैं आपके, जहाँ पर रिसर्च सेंटर यानी कि रिसर्च का काम होता है, वहाँ पर हम किसका मोटर का उपयोग करेंगे, अपन डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का उपयोग कर रहे हैं। तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के अंदर आपको जो बातें, आपको इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है, वो पहली बात तो कौन सी है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की सीरीज फील्ड और शंट फील्ड, इन दोनों के अंदर पैदा होने वाला जो फ्लक्स होता है वो एक दूसरे के विपरीत स्वभाव वाला होता है। और दूसरा, परिणामी फ्लक्स फाई टी बराबर क्या होता है, फाई एस एच माइनस कितना होता है, फाई ए सी। तीसरी, आपको इसके अंदर याद रखना है क्या, जो इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का फॉर्मूला आई एल बराबर आई ए सी बराबर होता है आई ए प्लस आई एस एच। तीसरा आपको याद रखना है, इसके अंदर परिणामी फ्लक्स बता दिया, धारा बता दी, इसके अंदर आपको रखना है टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला। टर्मिनल वोल्टेज V बराबर होता है EB प्लस IA इंटू आर। चौथा आपको याद रखना है, इसके अंदर EB बैक EMF का फॉर्मूला, तो EB बराबर होता है V माइनस IA इंटू आर। पांचवा आपको याद रखना है, इसके अंदर टॉर्क का फॉर्मूला, तो T बराबर K इंटू फाई एस एच इंटू आई ए माइनस K इंटू फाई एस ई इंटू आई ए। अर्थात आपको क्या याद रखना है कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का प्रारंभिक समय में टॉर्क का मान क्या होता है, बहुत ही कम होता है। अब प्रारंभिक समय में टॉर्क का मान बहुत कम है, इस कारण इस मोटर को हम लोड की अवस्था के अंदर चालू नहीं कर सकते। दूसरा, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के अंदर जो स्पीड, गति है, उस गति का फॉर्मूला होता है V माइनस आई ए इंटू आर बटे K इंटू फाई एस एच माइनस फाई ए सी। फिर इसके अंदर गति से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर एकमात्र ऐसी मोटर है जिस पर जैसे ही हम लोड का मान बढ़ाएंगे तो इसकी घूर्णन गति भी क्या होती है, आपकी बढ़ती है। लोड का मान बढ़ाने पर घूर्णन गति क्या हो रही है, आपकी बढ़ रही है। अब लोड का मान बढ़ाने पर इसकी घूर्णन गति बढ़ती है, इस कारण इस मोटर को हम व्यवहारिक रूप से इसका कहीं पर भी उपयोग नहीं किया जाता। जब दैनिक कार्यों के अंदर ये व्यवहारिक रूप से इसका उपयोग नहीं किया जाता तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का उपयोग सिर्फ दो स्थानों पर करेंगे, एक तो प्रयोगशालाओं के अंदर और दूसरा अनुसंधान केंद्रों पर। प्रयोगशाला और अनुसंधान केंद्रों पर हम डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का उपयोग किया जाता है। तो ये सिर्फ आपको 4-5 लाइनें जो आपको याद रखनी है और इन्हीं के अंदर से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं स्पीड और टॉर्क और लिखा देता हूं, इसको मिटा दें। अगली लाइंस जो आपको याद रखनी है वो मैंने बता दिया, आपको क्या रखना है कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का, या लिख लेता हूं डायरेक्ट में, इस मोटर का प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है, निम्न होता है।
इस कारण इसे लोड की अवस्था में चालू नहीं कर सकते। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है, उस डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है, आपका निम्न होता है, बहुत ही कम होता है। इस कारण इस मोटर को हम लोड की अवस्था में चालू नहीं कर सकते। दूसरा, इस मोटर पर लोड का मान बढ़ाने पर इसकी घूर्णन गति क्या होती है, आपकी बढ़ती है। जैसे जैसे इस मोटर पर लोड का मान बढ़ाएंगे तो इस मोटर की घूर्णन गति भी क्या होती है, बढ़ती है। अब कैसे बढ़ती है वो थोड़ी देर बाद में हम जब ग्राफ पढ़ेंगे तब देखेंगे कि गति कैसे बढ़ रही है। फिर आगे याद करना है, इस कारण इस मोटर का उपयोग दैनिक कार्यों में नहीं किया जाता। अब जब दैनिक कार्यों में इसका उपयोग नहीं किया जाता है तो इसका उपयोग कहां पर किया जाता है, तो इसका उपयोग प्रयोगशालाओं व अनुसंधान केंद्रों में किया जाता है। याद रहेगा आपको। यहां से ये एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है आपका कि इसका प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है, बहुत ही कम। दूसरा, इस पर जो लोड का मान जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो इसकी घूर्णन गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तीसरा, इसका उपयोग याद रखना है कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का उपयोग कहां पर किया जाता है, तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का उपयोग प्रयोगशाला और अनुसंधान केंद्रों में किया जाता है। इस मोटर का हम दैनिक कार्यों के अंदर कहीं पर भी उपयोग नहीं किया जाता। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के अंदर से। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर समझ में आ गया होगा। जो इसके अंदर सीरीज फील्ड के अंदर पैदा होने वाला फ्लक्स और शंट फील्ड के अंदर पैदा होने वाला फ्लक्स एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत होता है। यानी कि फाई टी बराबर होता है फाई एस एच माइनस क्या होता है, फाई एस सी होता है। दूसरा, इस मोटर के अंदर जो टॉर्क है उस टॉर्क का फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया था, क्या होता है, टी बराबर के इंटू फाई एस एच इंटू आई ए माइनस के इंटू फाई एस एच फाई एसी इंटू आई ए। यानी कि इस वाइंडिंग के अंदर, शंट वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाला टॉर्क और शंट वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाला टॉर्क, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत रहेंगे। यानी कि दोनों के अंतर के कारण होगा, इस कारण इस मोटर का टॉर्क क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। तीसरा, टर्मिनल वोल्टेज का समीकरण मैंने बता दिया था, V बराबर क्या होता है, आई ए इंटू आर प्लस क्या होता है, ई बी होता है। और उसी फॉर्मूले से मैंने ई बी का फॉर्मूला निकाला था, ई बी बराबर V माइनस आई ए इंटू क्या होता है, आर होता है। फिर मैंने निकाला आपको स्पीड का फॉर्मूला, गति का फॉर्मूला होता है n बराबर v माइनस आई ए इंटू आर बटे क्या होता है, k इंटू फाई एस एच माइनस क्या होता है, फाई एस सी। फिर मैंने आपको बताया कि जैसे ही इस डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर पर हम लोड का मान बढ़ाते हैं तो लोड का मान बढ़ाने से इसकी घूर्णन गति क्या हो जाती है, आपकी बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजें होगी आपकी किसके बारे में, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के अंदर। तो सिर्फ 5 या 6 लाइनें आपको सिर्फ याद रखनी है और फालतू की चीजें याद करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इतनी चीजें आपको हो जाएगी याद। अब बात करते हैं अपन डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के ग्राफ के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, ग्राफ के बारे में, कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर पर जो हम ग्राफ होता है वो किस प्रकार का प्राप्त होता है। देखिए, तो ग्राफ को हम पढ़ने से पहले हमको केवल 3 फॉर्मूले याद रखना है। एक तो याद रखना है इसके अंदर
फाइव टी बराबर होता है क्या, फाइव एस एच माइनस क्या होता है, फाइव एस सी। दूसरा आपको याद रखना है टॉर्क का, टी बराबर होता है के इंटू फाइव एस एच इंटू आई ए माइनस के इंटू फाइव एस ई इंटू आई ए। तीसरा आपको याद रखना है स्पीड का, एन बराबर होता है वी माइनस आई ए इंटू आर बटे होता है के इंटू फाइव एस एच माइनस होता है फाइव एस सी। और एक आपको याद रखना है आई एल बराबर होता है आई एस सी, और इसका मान लगभग किसके बराबर होता है, आई ए के बराबर होता है। ये चार चीज़ें आपको याद होनी जरूरी है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के अंदर। ये चार फॉर्मूले आपको याद करना है, ठीक है। चार के अलावा मैंने सिर्फ आपको 3 लाइनें और लिखाई थी, 3 लाइनें वो याद रखनी ली, तो टोटल आपके 6 पॉइंट याद रखने हैं आपको इसके अंदर, ठीक है। अब सबसे पहला जो ग्राफ होता है, सबसे पहला हम ग्राफ पढ़ते हैं स्पीड वर्सेज आर्मेचर करंट। सबसे पहला हम ग्राफ किस किस के बीच में दे पढ़ते हैं, स्पीड वर्सेज आर्मेचर करंट, यानी कि गति व आर्मेचर धारा। गति व आर्मेचर धारा के बीच का हम ग्राफ समझेंगे। तो गति व आर्मेचर धारा के बीच का ग्राफ समझने के लिए एक तरफ तो ले लेते हैं हम आर्मेचर करंट आई ए, और दूसरी तरफ ले लेते हैं हम गति स्पीड एन, ठीक है। अब गति और आर्मेचर करंट के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं, तो हमको जो फॉर्मूला काम आने वाला है वो कौन सा फॉर्मूला आएगा, आपका गति वाला फॉर्मूला आएगा, यानी कि एन बराबर वी माइनस आई ए इंटू आर बटे के इंटू फाइव एस एच माइनस फाइव ए सी। ये सूत्र हमको काम आने वाला है। तो गति का फॉर्मूला लिखूंगा मैं, v बराबर होता है क्या, n बराबर होता है v माइनस आई ए इंटू आर बटे होता है k इंटू फाइव एस एच माइनस फाइव ए सी। ये क्या है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के अंदर किसका फॉर्मूला है, गति का। जब आई ए बराबर 0 होगा, इस आई ए का मान कितना होगा आपका, जब 0 होगा, यहां पर इस पॉइंट पर आई ए का मान कितना होगा आपका 0। जब आई ए का मान 0 होगा तो देखिए, जब आई ए का मान 0 है तो इस आई एस सी का मान भी कितना होगा आपका 0 होगा। जब आई एस सी का मान 0 होगा तो ये जो फाइव एस सी है इसका मान भी कितना होगा 0। दूसरा, जब आई ए का मान 0 है तो आई ए इंटू आर इसका गुणनफल भी कितना होगा 0। तो आई ए का मान 0 के बराबर होने पर एक तो क्या, आई ए इंटू आर इसका मान भी कितना होगा आपका 0 होगा, क्योंकि आई ए की जगह 0 रखेंगे, 0 को किसी संख्या से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0। दूसरा, आई ए का मान 0 करने पर, जब आपन जान रहे हैं आई ए एल बराबर आई एस सी इंटू क्या है आई ए, जब आई ए का मान 0 हो गया तो आई एस ई का मान भी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि आई ए बराबर क्या है आई एस सी है, जितना आई ए होगा उतनी ही आई एस सी होगी। जब आई ए का मान 0 है तो आई एस सी का मान भी कितना होगा 0। आई एस सी क्या है, इस सीरीज वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा। जब इस सीरीज वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान 0 हो गया तो इसके अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान भी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स किसके कारण आता है, धारा के कारण आता है। अगर धारा का मान 0 कर दिया तो फाई का मान भी कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो आई ए का मान 0 होने से आई एस सी का मान 0 होगा, और आई एस सी का मान 0 हो गया तो फाई एस ई का मान भी कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब फाइव एस सी और आई ए इंटू आर इनकी जगह 0 रखेंगे तो स्पीड हमको प्राप्त होगी एन बराबर वी, यहां पर 0 रखेंगे कुछ नहीं आएगा, v बटे आ जाएगा k इंटू होगा क्या फाइव एस एच, होगा या नहीं होगा। जब आर्मेचर करंट को हमने 0 कर दिया, आई ए का मान 0 है, तो जो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की जो गति है उसका फॉर्मूला होगा n बराबर v बटे k इंटू फाइव एस एच, यानी कि इस सप्लाई वोल्टेज और ये जो फाइव एस एच है, इस फाइव एस एच के कारण इसके अंदर इसकी क्या होगी, कुछ न कुछ स्पीड अवश्य विद्यमान रहेगी। जब नो लोड की अवस्था में होगी तो मोटर की स्पीड इतनी होगी। इस स्पीड को हम मान लेते हैं ये स्पीड कितनी है, n बराबर है ये v बटे k इंटू क्या है आपका फाइव एस एच,
इतनी स्पीड है, क्योंकि जब IA का मान 0 है, IA का मान 0 होने पर स्पीड का मान 0 नहीं है, क्योंकि स्पीड n बराबर क्या आ गया, v/k × 5ss। तो v/k × 5ss मान लेते हैं, ये मोटर इतनी स्पीड पर आपकी काम कर रही है। ठीक है, अब जैसे ही मैं क्या करूंगा, IA का मान बढ़ाऊंगा। किसका मान बढ़ाऊंगा, IA का मान। यानी कि अब अपन क्या करते हैं, इस डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर पर लोड का मान क्या करते हैं, अपन बढ़ाते हैं। तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर पर जैसे ही हम लोड बढ़ाएंगे, अब क्या कर रहे हैं अपन, लोड को बढ़ाते हैं। तो देखिए क्या होगा, जैसे ही मैंने लोड को बढ़ाया, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर पर जैसे ही मैंने लोड बढ़ाया, तो लोड बनाने से इस मोटर के अंदर प्रवाहित होने वाली जो लोड धारा है उसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि IL का मान क्या होगा, आपका बढ़ेगा। और जब IL बढ़ेगा तो इधर देखिए, जब IL बढ़ेगा तो ये ISC भी क्या होगा, आपका बढ़ेगा। बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा, क्योंकि दोनों सीरीज में IL बराबर क्या है, ISC। जब लोड बनाने से IL का मान बढ़ेगा तो सीरीज वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान भी बढ़ेगा। और जब सीरीज वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा ISC का मान बढ़ेगा तो सीरीज वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स φSE है उसका मान भी क्या होगा, आपका बढ़ेगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, मैंने लोड का मान बढ़ाया, लोड का मान बढ़ाने से IL का मान बढ़ा, IL का मान बढ़ने से ISC का मान बढ़ेगा। और जब ISC बढ़ेगा तो इस वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा। अब बताइए, जब ISE का मान बढ़ गया, ISC का मान बढ़ेगा, तो जो परिणामी चुंबकीय फ्लक्स फाई है उसका मान क्या होगा, घटेगा। जब माइनस वाली संख्या बढ़ेगी तो इन दोनों का जो टोटल रिजल्ट आएगा उसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये माइनस वाली φSE का मान बढ़ने से परिणामी फ्लक्स फाई का मान क्या हो गया, कम हो गया। और जब ये टोटल यहाँ पर क्या हुआ, इस φSE का मान बढ़ा, φSE का मान बढ़ने से ये जो टोटल फ्लक्स था उसका मान क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा। भाई टोटल फ्लक्स किसके बराबर है, φT के बराबर है। ISC का मान, φSE का मान बढ़ने से इस φT का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब फाई का मान कम होगा तो देखिए डीसी मोटर की जो घूर्णन गति है वो चुंबकीय फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है, चुंबकीय फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती। तो मैंने लोड का मान बढ़ाने से IL का मान बढ़ा, IL का मान बढ़ने से ISC का मान बढ़ा, ISC का मान बढ़ने से φSE का मान बढ़ा। और जैसे ही φSE का मान बढ़ा तो परिणामी फ्लक्स क्या हो गया, घट गया। अब बताइए, जब परिणामी फ्लक्स आपका घट गया, लोड का मान बढ़ाने से इस फाई का मान क्या हो गया, आपका कम हो गया, तो डीसी मोटर की स्पीड अब क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। क्योंकि डीसी मोटर की घूर्णन गति चुंबकीय फ्लक्स के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जैसे जैसे हम लोड का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे लोड करंट का मान बढ़ेगा। लोड करंट का मान बढ़ेगा तो सीरीज वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ेगा। और जैसे जैसे सीरीज वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे φSE का मान बढ़ेगा। और जैसे जैसे φSE का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फाई का मान क्या होता जाएगा, आपका कम होता जाएगा। अब जैसे ही फाई का मान क्या होगा, आपका कम होगा, तो इस मोटर की जो स्पीड है वो क्या होती जाएगी, आपकी बढ़ती जाएगी। तो स्टार्टिंग समय में इस मोटर की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, आपकी बढ़ती है। तो इस मोटर का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार से हमको प्राप्त होगा, यानी कि बढ़ता हुआ। जैसे ही अपन ने लोड का मान बढ़ाया, IA का मान जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ISC का मान बढ़ेगा। और ISC का मान बढ़ने से फाई का मान क्या हो जाएगा, कम। और फाई का मान कम होने से मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। इतना से समझ में आ गया। तो हमने देखा कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर पर जैसे ही हम लोड का मान बढ़ाते हैं तो उस मोटर की जो घूर्णन गति है वो क्या हो जाती है, आपकी बढ़ जाती है। तो एकमात्र ऐसी मोटर है जिस पर लोड का मान बढ़ाने पर इसकी घूर्णन गति क्या होती है, आपकी बढ़ती है। इतना याद रहेगा, वो मैंने लिखवा दिया, दोबारा लिखाने की जरूरत नहीं है। तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर पर लोड का मान बढ़ाने से इसकी घूर्णन गति क्या हो जाती है, आपकी बढ़ जाती है। अब देखिए ये जो ग्राफ है, आगे जाकर ये जो ग्राफ है कुछ इस प्रकार से घूम के ये नीचे आ जाता है। आपसे पूछा जाएगा इस ग्राफ को, कई के एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट ऐसे भी पूछा गया है, क्यों ये इस प्रकार का। स्टार्टिंग में तो इसकी घूर्णन गति क्या हो रही है, आपकी बढ़ रही है। जैसे यहाँ से स्टार्टिंग में तो इसकी घूर्णन गति क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन कुछ समय बाद में इसकी घूर्णन गति क्या होने लग जाती है, घटने लग जाती है। यानी कि जैसे जैसे लोड का मान बढ़ाते जाएंगे तो घूर्णन गति क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन एक सीमा पर जाकर जैसे ही हम लोड को बढ़ाएंगे तो घूर्णन गति क्या हो जाने लग जाती है, धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, इसकी कम होने लग जाती है।
तो स्टार्टिंग में तो घूर्णन गति बढ़ती है, बाद में इसकी घूर्णन गति क्या हो जाती है, घट जाती है। तो उसका भी कारण समझ लो कि इसके बाद में जाके इसकी घूर्णन गति क्यों घटने लग जाती है। जैसे जैसे हम लोड बढ़ा रहे हैं, लोड के बढ़ाने से आईएससी का मान बढ़ रहा है, आईएससी का मान बढ़ने से फाईएससी का मान बढ़ रहा है। तो घूर्णन गति लोड को बढ़ाने से इसकी घूर्णन गति बढ़ किसके कारण रही है, इस फाईएससी के कारण बढ़ रही है, क्योंकि लोड करंट का मान बढ़ाने से इस फाईएससी का मान बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे फाईएससी का मान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे परिणामी फ्लक्स का मान घटता जा रहा है, और जैसे ही परिणामी फ्लक्स का मान घटता जा रहा है तो मोटर की स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन एक अवस्था ऐसे आएगी जब इस वाइंडिंग के अंदर जैसे हम धारा प्रवाहित करेंगे तो ये फाईएसई का मान बढ़ना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फाईएसई का मान बढ़ना क्यों बंद हो जाएगा, क्योंकि उस कंडीशन पर ये जो वाइंडिंग है वो अपनी चुंबकीय संतृप्त अवस्था के अंदर पहुंच जाएगी। मैग्नेटिक सैचुरेशन कंडीशन के अंदर, जब सैचुरेशन स्थिति के अंदर या सैचुरेशन कंडीशन के अंदर ये पहुंच जाएगी, चुंबकीय संतृप्त अवस्था के अंदर ये जब वाइंडिंग पहुंच जाएगी तो चुंबकीय संतृप्त अवस्था में पहुंचते ही इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ाने से इस फाईएससी का मान बढ़ना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्योंकि अब वाइंडिंग कौन सी अवस्था में पहुंच गई, आपकी चुंबकीय संतृप्त अवस्था में पहुंच गई, और चुंबकीय संतृप्त अवस्था में पहुंचने पर इस फाईएससी का मान क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। और जब फाईएसई का मान कांस्टेंट हो जाएगा, बढ़ना बंद हो जाएगा, तो इस फाई का मान भी क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा। फाई का मान क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। फाई का मान कांस्टेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि वाइंडिंग अपनी चुंबकीय संतृप्त अवस्था में पहुंच गई, उसकी कैपेसिटी, उसकी लिमिट खत्म हो गई, इससे ज्यादा वो अपना चुंबकीय फ्लक्स अब पैदा नहीं कर सकती। अब धारा को चाहे आप कितना ही बढ़ाओ, इस फाईएससी का मान बढ़ना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और जब फाईएससी का मान बढ़ना बंद हो जाएगा तो इस जो परिणामी फ्लक्स है उसका मान क्या हो जाएगा, नियत। और जब परिणामी फ्लक्स का मान नियत हो जाएगा तो डीसी मोटर की जो घूर्णन गति है वो भी बढ़ना क्या हो जाएगी, आपकी बंद हो जाएगी। तो एक अवस्था पर जाकर इसकी घूर्णन गति बढ़ना क्या हो जाती है, आपकी बंद हो जाती है। इतना चीज समझ में आ गया। अब इसकी घूर्णन गति घट किस कारण रही है उस चीज को समझो। देखिए दूसरा हमने देखा घूर्णन गति n बराबर क्या होता है, v माइनस आई ए इंटू आर भी होता है, v माइनस आई ए इंटू आर भी होता है। तो जैसे ही मैंने, अब देखिए फ्लक्स को तो कांस्टेंट हो गया, तो फ्लक्स का तो यहां से रोल ही खत्म हो गया। स्टार्टिंग में इस फ्लक्स का प्रभाव ज्यादा होता है बजाय इस आई ए इंटू आर के, लेकिन जब ये फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, ये प्रभाव ही खत्म हो गया, तो अब आई ए इंटू आर अपना रोल दिखाएगा। अब आई ए इंटू आर अपना रोल दिखाएगा, और देखिए आई ए इंटू आर से क्या होगा, जैसे ही मैंने लोड का मान बढ़ाया, लोड का मान बढ़ाने से IL का मान बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, और IL का मान बढ़ेगा तो IA का मान भी बढ़ेगा, यानी कि आर्मेचर के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ेगा। मैंने बताया जैसे जैसे हम आर्मेचर में इधर जा रहे हैं तो आर्मेचर के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा को बढ़ा रहे कि नहीं बढ़ा रहे। जब मैंने IA बढ़ रहा है, IA का मान बढ़ रहा है, तो बताइए IA का मान बढ़ने से आर्मेचर के अंदर पैदा होने वाला जो वोल्टेज ड्रॉप IA इंटू आर, भाई IA का मान बढ़ रहा है तो इस IA इंटू आर का मान भी तो क्या होगा, बढ़ेगा। और जब IA इंटू आर का मान बढ़ गया, IA इंटू आर का मान बढ़ गया, तो ये फॉर्मूला किसके बराबर था, आपके EB के बराबर था। हमने देखा था क्या, EB बराबर क्या होता है आपका, V माइनस आई ए इंटू आर होता है, होता नहीं होता। EB बराबर V माइनस आई ए इंटू आर। तो जैसे आर्मेचर करंट का मान बढ़ा तो आर्मेचर के अंदर पैदा होने वाले वोल्टेज ड्रॉप IA इंटू आर का मान बढ़ेगा, और जैसे ही IA इंटू आर का मान बढ़ेगा, इस माइनस वाली संख्या का मान जैसे ही बढ़ेगा तो इस EB का मान क्या होगा, आपका कम होगा। क्या होगा, कम। और जब इस पूरी संख्या का मान कम हो गया, जब EB का मान कम हो गया, तो डीसी मोटर की गति भी क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। अब ये प्रभाव स्टार्टिंग में भी होता, लेकिन स्टार्टिंग में इस IA का मान क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इस IA का मान कम होने के कारण ये जो IAR के अंदर जो होने वाला वोल्टेज ड्रॉप होता है वो बहुत ही कम होता है। इस कारण स्टार्टिंग समय में तो इसको नगण्य मान लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग समय में ये फाईएससी का प्रभाव ज़्यादा होता है बजाय IA इंटू आर के।
लेकिन जब वाइंडिंग अपनी चुंबकीय संतृप्त अवस्था के अंदर पहुंच जाएगी तो इस फाई एस सी का मान बढ़ना बंद हो जाएगा, और जब फाई एस सी का मान बढ़ना बंद हो जाएगा तो जब लोड का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इस आई ए का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आई ए का मान ज़्यादा हो जाएगा तो आर्मेचर के अंदर पैदा होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का मान ज़्यादा होगा, और जब आर्मेचर के अंदर पैदा होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का मान ज़्यादा होगा तो जो बैक ईएमएफ ईबी है उसका मान घट जाएगा, और जब बैक ईएमएफ ईबी का मान घट गया तो हम जानते हैं कि एन समानुपाती क्या होता है, ईबी बटे क्या होता है, फाई। अब डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के अंदर इस फाई का मान तो क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया। फाई तो क्या हो गया आपका, कांस्टेंट, क्योंकि ये दोनों वाइंडिंग कौन सी अवस्था में पहुंच गई, चुंबकीय संतृप्त अवस्था में पहुंच गई, तो फाई का तो इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या हो रहा है, आई ए का मान बढ़ाने से आई ए इंटू आर का मान बढ़ा रहे हैं, और आई ए इंटू आर का मान बढ़ने से ई बी का मान घट रहा है, और जैसे ही ई बी का मान घटेगा तो मोटर की गति भी क्या हो जाएगी आपकी, घट जाएगी। तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर एकमात्र ऐसी मोटर है जिसमें स्टार्टिंग समय में अपन लोड का मान बढ़ाएंगे, तो स्टार्टिंग समय में लोड का मान बढ़ाने पर तो इसकी घूर्णन गति क्या होती है, बढ़ती है। घूर्णन गति क्या होती है, बढ़ती है। किसके कारण बढ़ रही है, फाई एसी के कारण बढ़ रही है। स्टार्टिंग समय में तो इसकी घूर्णन गति क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन जैसे ही लोड का मान एक निश्चित सीमा से ज्यादा करेंगे तो इसकी घूर्णन गति क्या होने लग जाती है, घटने लग जाती है। घट किसके कारण रही है, आई ए इंटू आर के कारण घट रही है, क्योंकि जब आर्मेचर धारा का मान बहुत ज्यादा होगा तो आर्मेचर के अंदर पैदा होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का मान ज्यादा होगा, और आर्मेचर के अंदर पैदा होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का मान ज्यादा होगा तो इस ईबी का मान कम होगा, और जैसे ही ईबी का मान कम होगा तो हम जानते हैं कि एन समानुपाती क्या होता है, ईबी। जब ईबी कम हो गया तो मोटर की गति भी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। तो समझ में आया ये फॉर्मूले आपके कैसे काम आते हैं, इसलिए मैं आपको बताता हूं, इसलिए मैं आपको बार बार क्यों बोलता हूं, आपको ये फॉर्मूले याद होना जरूरी है। देखो एग्जाम के अंदर ये फॉर्मूले चाहे भले ही नहीं आए, लेकिन इस ग्राफ को यदि हमको अच्छे से समझना है, इस ग्राफ को अच्छे से समझना है तो ये फॉर्मूले अपन के बहुत ज़्यादा काम आते हैं। इसलिए मैं आपको बताता हूं, इसलिए मैं बार बार कि मैं आपको जोर देता हूं कि आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। भाई एग्जाम्स के अंदर तो लेकिन समझने के लिए अपन को समझ में कैसे आता कि स्टार्टिंग समय में हम जब लोड बढ़ाते हैं तब तो इस मोटर की घूर्णन गति बढ़ती है, लेकिन जैसे ही लोड को मान को बहुत एक निश्चित सीमा से ज़्यादा कर देंगे तो इसकी घूर्णन गति वापिस क्या होने लग जाती है, घट रही है। तो घूर्णन गति क्या हो रही है, बढ़ भी रही है और क्या हो रही है, घट भी रही है। यानी कि घूर्णन गति का कोई स्थिर नहीं है, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है। इस कारण डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का हम ज़्यादातर दैनिक कार्यों के अंदर कहीं पर भी उपयोग नहीं करते हैं। इसका सिर्फ उपयोग करेंगे अपन लैब के अंदर, प्रयोगशालाओं के अंदर, या फिर जो आपके हैं अनुसंधान केंद्र, वहाँ पर इस डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का उपयोग किया जाता है। ये चीज़ समझ में आ गई, इसको मिटा दूँ मैं। अब इसको मैं तो आपको हिंदी के रूप में लिखा देता हूं कि जैसे ही हम डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर पर लोड का मान या आर्मेचर धारा का मान बढ़ाते हैं तो उससे इसकी स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये ग्राफ आपको याद रखना। इस मोटर पर या इस मोटर में आर्मेचर धारा या फिर आप लिख सकते हो यहां पर डायरेक्ट क्या, लोड। आर्मेचर धारा या लोड का मान बढ़ाने पर प्रारंभ में इसकी घूर्णन गति क्या होती है आपकी, बढ़ती है। प्रारंभ में तो इसकी घूर्णन गति क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन वाइंडिंग के चुंबकीय संतृप्त अवस्था में पहुंचने पर लोड या आर्मेचर धारा का मान बढ़ाने पर इसकी घूर्णन गति क्या होती है आपकी,
घटती है। याद रखना है, स्टार्टिंग में तो क्या होगा, जैसे ही अपन लोड या आर्मेचर धारा का मान बढ़ाएंगे तो इसकी घूर्णन गति क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही वाइंडिंग अपने चुंबकीय संतृप्त अवस्था के अंदर पहुंच जाएगी तो फाई का मान कांस्टेंट हो जाएगा, और जब फाई का मान कांस्टेंट हो जाएगा फिर हम जैसे ही लोड या आर्मेचर धारा का मान बढ़ाएंगे तो इसकी घूर्णन गति क्या हो जाती है, आपकी घट जाती है। तो सिर्फ आपको ये लाइन याद रखनी है इसके अंदर। अब इसकी घूर्णन गति बढ़ भी रही है और घट भी रही है, इस कारण डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का हम दैनिक कार्यों के अंदर उपयोग नहीं करते हैं। तो पहला ग्राफ समझ में आ गया आपका, स्पीड वर्सेज आर्मेचर करंट। दूसरा ग्राफ देखते हैं अपन, टॉर्क वर्सेज आर्मेचर करंट का। टॉर्क वर्सेज आर्मेचर करंट, टॉर्क वर्सेज आर्मेचर करंट, यानी कि टॉर्क व आर्मेचर धारा, टॉर्क व आर्मेचर धारा के बीच का ग्राफ देखिए। इधर तो ले लेते हैं हम टॉर्क T, इधर ले लेते हैं करंट आर्मेचर करंट IA। ठीक है, अब देखिए हमने देखा सीरीज मोटर के अंदर टॉर्क का फॉर्मूला तो देखा था, T समानुपाती क्या होता है, फाई इंटू IA होता है। सीरीज मोटर के अंदर तो टॉर्क का फॉर्मूला T समानुपाती फाई इंटू क्या होता है, IA। स्टार्टिंग समय में T समानुपाती क्या होता है, IA स्क्वायर होता है। ये तो कौन सी मोटर के अंदर देखा था हमने, सीरीज मोटर के अंदर देखा था। किसके अंदर देखा था, सीरीज। दूसरा हमने पढ़ा संट मोटर, संट मोटर के अंदर टॉर्क T समानुपाती फाई इंटू IA होता है। लेकिन संट मोटर के अंदर इस फाई का मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है। फाई का मान क्या रहता है, कांस्टेंट होता है। इस कारण टॉर्क का मान डायरेक्ट किसके समानुपाती होता है, आर्मेचर करंट के समानुपाती होता है। ये ग्राफ किसका था, आपका संट मोटर का था। तो संट मोटर के अंदर जब हमने टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच में ग्राफ खींचा था तो देखिए T समानुपाती IA, जैसे जैसे IA का मान बढ़ेगा वैसे वैसे टॉर्क का मान भी क्या होता है, आपका बढ़ता है। इस कारण संट मोटर का जो टॉर्क वर्सेज आर्मेचर करंट के अंदर हमने ग्राफ खींचा था तो वो बिल्कुल सीधी लाइन हुई थी। तो ये जो ग्राफ आया था ये कौन सी मोटर का था, आपका संट मोटर का था। कौन सी मोटर का था ये ग्राफ, संट मोटर का। सीरीज मोटर के अंदर क्या होता है, स्टार्टिंग समय में टॉर्क का मान आर्मेचर करंट के वर्ग के समानुपाती होता है। आर्मेचर के स्टार्टिंग समय में, तो स्टार्टिंग समय में इसका जो कुछ ग्राफ होता है वो इस प्रकार से आता है। लेकिन थोड़े समय बाद में ये वाइंडिंग कौन सी अवस्था में पहुंच जाती है, आपकी चुंबकीय संतृप्त अवस्था के अंदर पहुंच जाती है। और जैसे ही वाइंडिंग चुंबकीय संतृप्त अवस्था में पहुंचेगी तो इस फाई का मान क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा। और फाई का मान कांस्टेंट हो जाएगा तो फिर टॉर्क का मान सीरीज मोटर के अंदर भी फिर टॉर्क का मान किसके समानुपाती हो जाएगा, डायरेक्ट आर्मेचर करंट के समानुपाती हो जाएगा। लेकिन कब होगा, जब वाइंडिंग कौन सी अवस्था में पहुंच जाएगी, चुंबकीय संतृप्त अवस्था में। और जब चुंबकीय संतृप्त अवस्था के बाद में टॉर्क T समानुपाती क्या होता है, आइए सीरीज मोटर की बात कर रहा हूं मैं, तो जो ग्राफ होगा वो फिर बाद में ग्राफ कैसे हो जाएगा, बिल्कुल सीधी लाइन हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में तो ये आपका ये जो परवलय आकृति का होता है और फिर बाद में जो ग्राफ होता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाती है। यहाँ पर तो है T वर्सेज IA स्क्वायर और ये है T वर्सेज IA के, पढ़ लिया अपन ने। ये कौन सी मोटर का है, आपका सीरीज मोटर का है। कौन सी मोटर का है, सीरीज मोटर का। ये दोनों ग्राफ हमने सब अब से पहले पढ़ चुके हैं। तो संट मोटर के अंदर तो ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है। सीरीज मोटर में स्टार्टिंग समय में ग्राफ थोड़ा घुमा हुआ होता है, कर्व आकृति का होता है, बाद में इसका ग्राफ सीधी लाइन में आ जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो T समानुपाती IA स्क्वायर होता है, इस कारण ग्राफ कुछ घुमा हुआ आता है। लेकिन बाद में क्या हो जाता है, इस फाई का मान कांस्टेंट होने के कारण टॉर्क का मान डायरेक्ट आर्मेचर करंट के समानुपाती होता है, तो फिर सीधी लाइन आ जाता है। यानी कि सीरीज मोटर के अंदर स्टार्टिंग टॉर्क का मान क्या होता है, बहुत ही ज्यादा। संट मोटर के अंदर जो टॉर्क होता है वो सीरीज मोटर से क्या होता है, कम होता है स्टार्टिंग टॉर्क। इतना चीज समझ में आ गई। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं कौन सी की, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के अंदर। तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के अंदर मैंने टॉर्क का फॉर्मूला लिखाया था, T बराबर क्या होता है, K इंटू
फाइव एस एच इंटू क्या होता है आई ए, माइनस होता है के इंटू फाइव एस सी इंटू क्या होता है आई ए। लिखवाया था नहीं लिखवाया था मैंने, थोड़ी देर पहले लिखवाया था। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के अंदर टॉर्क का फॉर्मूला होता है टी बराबर के इंटू फाइव एस एच इंटू आई ए माइनस के इंटू फाइव एस एच माइनस आई ए, ये लिखा हुआ है। टेक के बराबर के इंटू फाइव एस एच इंटू आई ए माइनस के इंटू फाइव एस सी इंटू आई ए, ये डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के अंदर टॉर्क। अभी ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तो किसका है आपका, संट फील्ड का है। किसका है, संट का। ये फॉर्मूला किसका है आपका, सीरीज फील्ड के कारण। ये किसके कारण है, ये तो है संट फील्ड के कारण टॉर्क, ये है सीरीज फील्ड के कारण टॉर्क। यानी कि ये तो मैं मान सकता हूं संट फील्ड के कारण टॉर्क तो हो गया ये के इंटू फाइव एस एच इंटू आई ए, और ये हो गया सीरीज फील्ड के कारण टॉर्क। भाई सीरीज मोटर के अंदर केवल सीरीज वाइंडिंग होती है और संट मोटर के अंदर केवल संट वाइंडिंग होती है, लेकिन डिफरेंशियल मोटर के अंदर सीरीज भी है और संट भी है, दोनों प्रकार की वाइंडिंग है। लेकिन जो टॉर्क प्राप्त हो रहा है वो दोनों टॉर्क के अंतर के कारण प्राप्त हो रहा है। तो जो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के अंदर जो टॉर्क हमको प्राप्त होगा वो संट मोटर और सीरीज मोटर का जो टॉर्क है इन दोनों के क्या होगा, हमको बीच में प्राप्त होगा। तो कुछ टॉर्क हमको जो प्राप्त होगा वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। ये जो ग्राफ हमको प्राप्त हुआ है, ये ग्राफ कौन सी मोटर का है, आपके डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का है। तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के अंदर जो टॉर्क है, उस टॉर्क का जो ग्राफ होता है वो संट मोटर के टॉर्क और सीरीज मोटर का जो टॉर्क है उन दोनों के क्या होता है, बीच में होता है। उन दोनों के क्या होता है, बीच में होता है। याद रखना है आपको। तो ये जो ग्राफ होगा वो कौन सी होगा, आपका डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के अंदर किसका ग्राफ होगा, टॉर्क का। याद हो गया। तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के अंदर जो टॉर्क होता है वो संट मोटर और जो सीरीज मोटर है उन दोनों के ग्राफ के क्या होता है, हमको बीच में प्राप्त होता है। अब स्टार्टिंग समय देखिए, स्टार्टिंग समय में क्या होगा, इस आई ए का मान क्या होगा, बहुत ही कम होगा। आई ए का मान 0 होगा स्टार्टिंग समय में। जब ये आई ए का मान 0 होगा तो इसका मान भी बहुत कम होगा, इसका मान, इस आई ए का मान भी क्या होगा आपका 0। तो स्टार्टिंग समय में दोनों का मान 0 हो जाएगा। अब जब दोनों का मान 0 हो जाएगा तो स्टार्टिंग समय में टॉर्क का मान भी कितना होगा, आपका 0 होगा। तो स्टार्टिंग समय में टॉर्क का मान क्या होता है, बहुत ही कम होता है। कौन सी मोटर के अंदर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के अंदर। तो याद रखना है इसके अंदर आपको, इसको तो मिटा देता हूं मैं फॉर्मूले को। इस मोटर में या फिर इस मोटर का प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इस कारण इस मोटर को लोड की अवस्था में चालू नहीं कर सकते। स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम है, इस कारण इसको अपन लोड की अवस्था में स्टार्ट नहीं कर सकते। आगे याद रखना है, आर्मेचर करंट का मान बढ़ाने पर, आर्मेचर करंट का मान बढ़ाने पर टॉर्क का मान क्या होता है, टॉर्क का मान क्या होता है आपका, बढ़ता है। याद रह जाएगा। तो दूसरा जो ग्राफ हो गया आपका टॉर्क वर्सेज आर्मेचर करंट का हो गया। तो टॉर्क वर्सेज आर्मेचर करंट के अंदर डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का जो ग्राफ आएगा वो संट मोटर और सीरीज मोटर इन दोनों के क्या आएगा, बीच में आएगा। ठीक है। कम्युलेटिव का अंदर कैसे आया था, कम्युलेटिव का जो ग्राफ आया था वो आपका संट मोटर से भी ज़्यादा आया था, उसका ग्राफ ऐसे आया था। तो ये जो ग्राफ होगा वो कौन सी मोटर का हो जाएगा, आपका कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का हो जाएगा। ग्राफ आपको सारे याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम्स के अंदर मान लो आपको दे दिया ये दे दिया, मान लो n है, क्वेश्चंस दे दिया n वर्सेज इधर है IA, और ग्राफ कुछ इस प्रकार से बना दिया आपने। क्वेश्चंस के अंदर ये इस प्रकार से दे दिया, निम्न में से ये ग्राफ किस मोटर का है। अब मान लो यही क्वेश्चन आ गया, आपका क्वेश्चन दे दिया मैंने, ग्राफ दिया था, बताइए ये ग्राफ कौन सी मोटर का है। तो आपको याद होना चाहिए कि इस प्रकार का जो ग्राफ होता है वो कौन सी मोटर के अंदर मिलता है, सीरीज मोटर के अंदर मिलता है। हाई पैराबोला आकृति का
किसके अंदर मिलता है? सीरीज मोटर के अंदर। या फिर इसी के अंदर पूछ लेता, इस ग्राफ को यहाँ से मिटा के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दे देता, तो बताइए ये ग्राफ कौन सी मोटर का हो जाएगा? कौन सी मोटर का हो जाएगा ये? नहीं, ये मान लो यहाँ पर मैंने टॉर्क टी कर दिया, टी वर्सेज आई के बीच में मैंने स्ट्रेट लाइन में लिख दिया, तो बताइए ये ग्राफ कौन सी मोटर का हो जाएगा? अब ये जो ग्राफ हो जाएगा वो कौन सी मोटर का हो जाएगा? आपका शंट मोटर का हो जाएगा। देखिए शंट मोटर का ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ना। तो ग्राफ ऐसे आपको ग्राफ देके आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इस कारण आपको सब मोटरों के ग्राफ आपको याद होना चाहिए। सीरीज मोटर का ग्राफ कैसे होगा, शंट मोटर का ग्राफ कैसे होगा, कम्युलेटिव का कौन सा होगा और डिफरेंशियल का कौन सा होगा। तो ये होगी आपकी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तीसरा जो ग्राफ हम बनाते हैं वो एन वर्सेस टी का बनाते हैं, और हमने अब से पहले सभी मोटरों के अंदर देखा था एन वर्सेस टी का जो ग्राफ होता है वो एन वर्सेस आई ए के ग्राफ के क्या होता है? समान होता है। जैसा ग्राफ स्पीड और आर्मेचर धारा के बीच में मिलता है वैसा का वैसा ही ग्राफ हमको स्पीड और टॉर्क के मध्य के अंदर प्राप्त होता है। तो ये आपकी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर आपकी कंप्लीट हो गई। तो हमने आज के वीडियो के अंदर पढ़ा डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के अंदर। तो जो आपको इंपॉर्टेंट लाइनें वो याद रखनी है। पहला तो ये याद रखना है कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर पर जैसे ही हम लोड का मान बढ़ाते हैं तो उसकी स्पीड क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन एक समय के बाद में लोड का मान बढ़ाने पर उसकी स्पीड धीरे धीरे क्या होने लग जाती है? घटने लग जाती है। दूसरा याद करना है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? बहुत ही कम होता है। तीसरा याद करना है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के अंदर क्या होता है? जो परिणामी फ्लक्स होता है वो φt बराबर φss माइनस φsc होता है। चौथा याद रखना है कि जो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है उसका व्यवहारिक या दैनिक कार्यों के अंदर इसका कोई उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन इसका जो उपयोग करते हैं हम प्रयोगशालाओं के अंदर और अनुसंधान केंद्रों पर इस मोटर का हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। ये सारी केवल 4 या 5 चीज़ें जो आपको याद रखनी जरूरी है। अगर आपको ये फॉर्मूले याद रह जाए तो ये फॉर्मूले भी याद रख लेना, क्योंकि अगर क्वेश्चन आपसे देखिए, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे तो वो तो ऐसे मैंने जो आपको हिंदी में लिखवाता हूँ, मैं जितनी भी आपको हिंदी के अंदर लाइनें लिखवाता हूँ बोर्ड पर, वहाँ से आपका 100% क्वेश्चंस बनते हैं। जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको मैं डायरेक्ट लिखवाता हूँ। फिर बात आती है कि ये जो फॉर्मूले बेस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं तो उनको तो आपको फॉर्मूले याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इन पर तो कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर क्वेश्चंस आपका डीपली आएगा तो फॉर्मूले बेस पे पूछेगा, अगर क्वेश्चंस आपका सिंपल तरीके से पूछेगा तो जो मैंने आपको ये थ्योरी लिखा रहा हूँ इसमें से सारे क्वेश्चंस आपके आसानी से आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको जो मोटरें थी मैंने वो मोटरों के प्रकार मैंने आपके सारे कंप्लीट करा दिए। अब इस जो डीसी मोटर है इस चैप्टर के अंदर सिर्फ एक टॉपिक बचा है, वो है डीसी मोटर की घूर्णन गति का नियंत्रण। डीसी मोटर की जो घूर्णन गति है उसका नियंत्रण हम देखेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक तो हम पढ़ेंगे शंट मोटर की घूर्णन गति और दूसरा पढ़ेंगे सीरीज मोटर की घूर्णन गति का नियंत्रण। सिर्फ आपका एक टॉपिक और बचा है, फिर आपकी ये जो डीसी शंट मोटर है वो भी क्या हो जाएगी आपकी कंप्लीट। स्टार्टर के बारे में बताना है तो स्टार्टर तो आपको बताया 3 स्टार्टर होते हैं आपके, एक तो होता है 2 पॉइंट स्टार्टर, एक होता है 3 पॉइंट स्टार्टर, एक होता है 4 पॉइंट स्टार्टर। जो 2 पॉइंट स्टार्टर है देखो इनकी हमको संरचना से कोई मतलब नहीं है, किस प्रकार ये काम कर रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ यही पूछा जाता है कि कौन सी मोटर को स्टार्ट करने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग करते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपकी डीसी सीरीज मोटर है, डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग करते हैं, तो डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम 2 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग करते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा आता है जो आपकी डीसी शंट मोटर है, इस डीसी शंट मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम कौन से स्टार्टर का उपयोग करेंगे, तो डीसी शंट मोटर को हम 2 स्टार्टरों से उपयोग कर सकते हैं। 2 स्टार्टरों से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, एक तो 3 पॉइंट स्टार्टर और दूसरा है 4 पॉइंट स्टार्टर। 3 पॉइंट स्टार्टर से भी अपन शंट मोटर को चालू कर सकते हैं और जो 4 पॉइंट स्टार्टर है उससे भी हम शंट मोटर को चालू कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शंस के अंदर दोनों स्टार्टर आ जाए, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर दोनों आ जाए, तो जो सही आंसर होगा उस कंडीशन में वो होगा 3 पॉइंट स्टार्टर। यानी कि डीसी शंट मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम 3 पॉइंट स्टार्टर का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। फिर आता है जो कंपाउंड मोटर होती है, चाहे आपकी कम्युलेटिव हो चाहे आपकी डिफरेंशियल हो, कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने के लिए अपन कौन से स्टार्टर का उपयोग करेंगे, तो कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम 4 पॉइंट स्टार्टर
और 3 पॉइंट स्टार्टर दोनों का उपयोग कर सकते हैं। 4 पॉइंट से भी कंपाउंड मोटर को चालू कर सकते हैं, 3 पॉइंट से भी कंपाउंड मोटर को चालू कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आ जाएंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर होगा 4 पॉइंट स्टार्टर। तो 4 पॉइंट स्टार्टर से हम क्या करेंगे, जो आपकी कौन सी मोटर है कंपाउंड मोटर, उसको स्टार्ट करने के लिए हम 4 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग करते हैं। तो सिर्फ आपके यहाँ से 3 क्वेश्चंस बनते हैं, स्टार्टर में से सिर्फ आपके 3 ही क्वेश्चंस बनते हैं और ज़्यादा इसके अंदर से कोई क्वेश्चंस नहीं बनता है। वो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। डीसी मोटर स्टार्टर, देखिए ये माना आपकी शंट मोटर है, ये तो है आर्मेचर वाइंडिंग और ये है आपकी कौन सी वाइंडिंग, शंट वाइंडिंग। ठीक है, यहां पर क्या होता है आपका सप्लाई वोल्टेज V है, इसके अंदर सप्लाई वोल्टेज के कारण जो यहां से धारा जा रही है वो है कितनी, IL। इस आर्मेचर वाइंडिंग का जो प्रतिरोध है वो है RA। इस आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा है वो है IA, क्या है IA। इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी आपकी ISH और इसका प्रतिरोध भी कितना होगा आपका RSH। होगा नहीं होगा? अब बताइए आर्मेचर वाइंडिंग, इस वाइंडिंग के सिरों पर देखिए वोल्टेज कितना है V, इस वाइंडिंग के सिरों पर भी वोल्टेज कितना होगा V, क्योंकि दोनों वाइंडिंग कौन से क्रम में जुड़ी हुई है, आपके समांतर क्रम में जुड़ी हुई है और समांतर क्रम में सभी वाइंडिंग के सिरों पर वोल्टेज का मान क्या होता है आपका समान। तो अगर मेरे को इस आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, IA का, तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ क्या, IA बराबर हो जाएगा V बटे क्या हो जाएगा RA। होगा ही नहीं होगा, IA बराबर होगा V बटे RA, क्योंकि यहाँ पर ये जितना वोल्टेज इसके सिरों पर है, इतना कितना है तो वोल्टेज यहाँ पर है, आर्मेचर वाइंडिंग के सिरों पर वोल्टेज और आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर जो प्रतिरोध है, इस वोल्टेज में इस प्रतिरोध का भाग लगा देंगे तो इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का हमको मान प्राप्त हो जाएगा। तो जो आपकी डीसी मोटर है उस डीसी मोटर के अंदर आर्मेचर के अंदर जो प्रवाहित होने वाली धारा है उस IA बराबर होगा V बटे क्या होगा RA, क्योंकि अपन जानते हैं I बराबर क्या होता है V बटे R होता है। तो यहाँ पर आर्मेचर की बात करें तो आर्मेचर की करंट और आर्मेचर का क्या आ जाएगा, प्रतिरोध आ जाएगा। ऐसे कैसे, अगर शंट वाइंडिंग का निकालना है मेरे को तो ISH बराबर हो जाएगा V बटे क्या हो जाएगा RSH हो जाएगा। होगा नहीं होगा? अब देखिए आर्मेचर का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही कम होता है। हमने देखा था डीसी मोटर के अंदर आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही कम। बताइए जब इस वाइंडिंग का प्रतिरोध बहुत कम होगा, इस वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही कम, 0.5 से 0.1 या फिर 1 ओम के लगभग होता है ना। तो इस वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही कम। जब RA का मान कम है तो इस आर्मेचर के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा IA का मान क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि प्रतिरोध कम है तो इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी, ज़्यादा। और जब इसके अंदर प्रवाहित धारा ज़्यादा होगी तो इसके अंदर होने वाला लॉसेस I²R जो लॉसेस है उस I²R लॉसेस का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जब I²R लॉसेस का मान ज़्यादा होगा तो उसके अंदर जो ऊष्मा हीट है वो भी क्या होगी, ज़्यादा पैदा होगी। और जब ऊष्मा ज़्यादा पैदा होगी तो आपकी जो वाइंडिंग है वो क्या हो जाएगी, आपकी जल सकती है। वाइंडिंग क्या हो सकती है, आपकी जल सकती है, क्योंकि स्टार्टिंग समय में क्या होता है, इस जो सप्लाई वोल्टेज है उसका मान क्या होता है, ज़्यादा। सप्लाई वोल्टेज का मान भी ज़्यादा है, आर्मेचर का प्रतिरोध का मान कम है, तो सप्लाई वोल्टेज भी ज़्यादा हो रहा है, प्रतिरोध भी कम है, इसके कारण जो आर्मेचर धारा है वो क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। जब आर्मेचर धारा बहुत ही ज़्यादा होगी तो इसके कारण I²R लॉसेस का मान ज़्यादा होगा, और I²R लॉसेस का मान ज़्यादा होगा तो इसके अंदर ज़्यादा हीट पैदा होगी, और जब ज़्यादा हीट पैदा होगी तो आपकी वाइंडिंग क्या हो सकती है, आपकी जल सकती है।
तो इस वाइंडिंग को जलने से बचाने के लिए, इस वाइंडिंग को जलने से बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? स्टार्टर का। तो स्टार्टर क्या है? स्टार्टर केवल एक आपका क्या है? प्रतिरोध है, एक वेरिएबल प्रतिरोध है। इस वेरिएबल प्रतिरोध को क्या करते हैं अपन? इस आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जोड़ दे देते हैं। ये जो मैंने प्रतिरोध जोड़ा है इसको बोलता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टार्टर। तो स्टार्टर क्या काम करता है? इस आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ता है। अब आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ने से क्या होगा? इस आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान कम होगा तो आई स्क्वायर आर का मान भी कम हो जाएगा। आई स्क्वायर आर लॉसेस का मान कम होगा तो ऊष्मा कम पैदा होगी। ऊष्मा कम पैदा होगी तो वाइंडिंग के जलने का खतरा नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन से आपसे पूछा जाता है कि डीसी मोटर के अंदर हम स्टार्टर का उपयोग क्यों करते हैं? तो आपका आंसर रहेगा डीसी मोटर के अंदर स्टार्टिंग समय में सप्लाई वोल्टेज का मान ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो सप्लाई वोल्टेज है, क्योंकि स्टार्टिंग समय में इस आर्मेचर के अंदर पैदा होने वाला जो विरोधी विद्युत वाहक बल ईबी है उसका मान कितना होता है? 0। भाई विरोधी विद्युत वाहक बल कब आएगा? जब आपका आर्मेचर घूमेगा। तो स्टार्टिंग समय में ईबी का मान 0 है। जब ईबी का मान 0 है तो इसे सप्लाई वोल्टेज का कोई विरोध करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। तो ईबी का मान 0 होने के कारण इस सप्लाई वोल्टेज का मान स्टार्टिंग में क्या होगा? ज़्यादा। और जब सप्लाई वोल्टेज का मान ज़्यादा होगा तो इस आर्मेचर करंट का मान भी क्या होगा? ज़्यादा, क्योंकि आर्मेचर करंट इस सप्लाई वोल्टेज के क्या है? समानुपाती। तो एक तो किसके कारण ज़्यादा हो रही है? आर्मेचर करंट सप्लाई वोल्टेज के कारण हो रही है। दूसरा क्या है? ये जो आपकी डीसी मोटर है इसके आर्मेचर का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत ही कम। जब प्रतिरोध कम होगा तो इसके अंदर बहने वाली धारा का मान भी क्या होगा? ज़्यादा। तो दो कारणों से, स्टार्टिंग समय में 2 कारणों से आर्मेचर के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज़्यादा होता है। जब धारा का मान ज़्यादा होगा तो आई स्क्वायर आर लॉसेस का मान ज़्यादा होगा। आई स्क्वायर आर लॉसेस का मान ज़्यादा होगा तो उसके अंदर हीट ज़्यादा पैदा होगी, और जब हीट ज़्यादा पैदा होगी तो आपकी आर्मेचर की वाइंडिंग क्या हो सकती है? जल सकती है। अब इस आर्मेचर की वाइंडिंग को जलने से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं? स्टार्टर का उपयोग करते हैं। स्टार्टर क्या करता है? इस आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ देता है। आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में क्या कर देता है? एक प्रतिरोध जोड़ देता है। मान लो यहां पर मैंने एक प्रतिरोध जोड़ दिया, REXT लिख देता हूं, एक्सटर्नल प्रतिरोध। एक मैंने यहां पर प्रतिरोध जोड़ दिया। अब ये प्रतिरोध जोड़ने से देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा। अब जब मैंने प्रतिरोध जोड़ दिया तो अब इसके अंदर आर्मेचर करंट का जो फॉर्मूला हो जाएगा, IA बराबर होगा V/RA। आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध है RA, लेकिन इसके श्रेणी क्रम में ये प्रतिरोध भी तो आ गया, प्लस हो जाएगा REXT। अब फॉर्मूला ये बनेगा। तो स्टार्टिंग समय में जो स्टार्टर क्या करता है? इस आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक बहुत ज़्यादा मान का प्रतिरोध जोड़ता है, एक उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ेगा। जब उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ेगा तो ये आर्मेचर वाइंडिंग के प्रतिरोध को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। और जब आर्मेचर वाइंडिंग के प्रतिरोध को बढ़ा देगा तो आर्मेचर के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब आर्मेचर के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान कम हो गया तो उसके अंदर ऊष्मा कम पैदा होगी, और ऊष्मा कम पैदा होगी तो आर्मेचर की वाइंडिंग क्या हो जाएगी? जलने से क्या हो जाएगी? आपकी बच जाएगी। अब जैसे ही अब स्टार्टिंग में इसको कम करंट मिली और कम करंट के साथ ये मोटर क्या हो गई? आपकी स्टार्ट हो गई, मतलब आपका आर्मेचर घूमने लग गया। अब जैसे ही आपका आर्मेचर घूमेगा तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? EB विरोधी विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा। और हम जानते हैं क्या, V बराबर क्या होता है? EB प्लस होता है IA इंटू R। स्टार्टिंग समय में तो इस EB का मान क्या था? आपका 0 था। इसके कारण इस सप्लाई वोल्टेज का मान क्या हो रहा था? आपका ज़्यादा हो रहा था। लेकिन जैसे ही आपका आर्मेचर घूमने लग गया तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? EB आ जाएगा। और EB क्या है? आपका विरोधी विद्युत वाहक बल है, जो इस आरोपित विद्युत वाहक बल का क्या करता है? विरोध करता है। इस आरोपित विद्युत वाहक बल, इसकी दिशा इसके विपरीत होती है। इस आरोपित विद्युत वाहक बल का ये क्या करता है? विरोध करता है। और जब ये आरोपित विद्युत वाहक बल का विरोध करेगा तो जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे EB का मान क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और EB का मान बढ़ता जाएगा तो इस सप्लाई वोल्टेज का मान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और जैसे सप्लाई वोल्टेज का मान कम होगा तो आर्मेचर की करंट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी।
तो जैसे ही मोटर आपकी फुल लोड कंडीशन में काम करती है तो ये जो बाह्य प्रतिरोध हमने स्टार्टर के माध्यम से जो बाह्य प्रतिरोध लगाया था उसको सर्किट से क्या कर देते हैं अपन, बाहर कर देते हैं। इस Rext का मान कितना कर देते हैं अपन, 0 कर देते हैं। क्योंकि अगर इसको हम हमेशा लगा रखेंगे तो इस आर्मेचर के अंदर होने वाली जो हानि I2R है, प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो हानि भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो उस हानि को हमको तो केवल स्टार्टिंग समय में इस आर्मेचर के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा को कम करना है। बाद में तो क्या हो जाएगा आपका, ईबी के कारण क्या हो जाएगी, ये धारा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। तो स्टार्टिंग समय में आर्मेचर में प्रवाहित होने वाली धारा के मान को कम करने के लिए हम स्टार्टर के माध्यम से डीसी मोटर की जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसके श्रेणी क्रम में क्या लगा देते हैं, एक वेरिएबल प्रतिरोध लगा देते हैं। वो प्रतिरोध क्या करता है, आर्मेचर में प्रवाहित होने वाली धारा के मान को कम कर देता है, जिससे मोटर क्या हो जाती है, मोटर की वाइंडिंग जलने से क्या हो जाती है आपकी, बच जाती है। तो ये चीज समझ में आ गई आपकी। अब बात आती है डीसी मोटर के अंदर अपन कौन कौन से स्टार्टर उपयोग करते हैं। तो डीसी मोटर के अंदर सिर्फ 3 स्टार्टर प्रयोग किए जाते हैं। एक तो होता है 2 पॉइंट स्टार्टर, एक होता है 3 पॉइंट स्टार्टर और एक होता है 4 पॉइंट स्टार्टर। देखिए स्टार्टरों का आपको नाम याद होना चाहिए। डीसी मोटर के अंदर कौन कौन से स्टार्टर प्रयोग किए जाते हैं, एसी मोटर के अंदर कौन कौन से स्टार्टर प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट आपसे पूछेगा। जैसे मान लो दे दिया आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर है, स्टार डेल्टा स्टार्टर ने उनमें से किस मोटर के अंदर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन मिल जाएगा आपको डीसी सीरीज, डीसी शंट, डीसी कंपाउंड या फिर एसी मोटर। तो आपका आंसर कौन सा सही रहेगा, एसी मोटर के अंदर, क्योंकि स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, एसी मोटर के अंदर। फिर आपको दे दिया 2 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग कौन सी मोटर के अंदर किया जाता है। तो आपको याद होना चाहिए 2 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग कौन सी मोटर के अंदर किया जाता है, डीसी मोटरों के अंदर किया जाता है। ऐसे कैसे 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग भी हम क्या करते हैं, डीसी मोटरों के अंदर ही करते हैं। तो इसके अंदर लिखेंगे हम सबसे पहले स्टार्टर के अंदर डीसी मोटर की आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही कम होता है। आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही कम। इस कारण प्रारंभिक समय में आर्मेचर वाइंडिंग में प्रवाहित धारा का मान बहुत ज़्यादा होता है। जिसके कारण आर्मेचर वाइंडिंग के जलने का खतरा रहता है। आगे लिखना है, अतः आर्मेचर वाइंडिंग को जलने से बचाने हेतु स्टार्टर का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डीसी मोटर के अंदर कौन कौन से स्टार्टर होते हैं। तो डीसी मोटर के अंदर केवल 3 स्टार्टरों का अपन उपयोग करते हैं, और वो 3 स्टार्टर कौन कौन से हैं आपके, 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर। अब बात करते हैं डीसी मोटर में प्रयुक्त स्टार्टर। डीसी मोटर के अंदर प्रयुक्त स्टार्टर, तो सबसे पहला जो स्टार्टर आता है वो आता है आपका 2 पॉइंट स्टार्टर। कौन सा आता है, 2 पॉइंट स्टार्टर, यानी कि आपका हिंदी में लिखे तो इसको
दो बिंदु स्टार्टर। तो जो 2 पॉइंट स्टार्टर है इसका उपयोग करेंगे अपन कौन सी मोटर को चालू करने के लिए? सीरीज मोटर। जो डीसी सीरीज मोटर है उसको चालू करने के लिए अपन 2 पॉइंट स्टार्टर का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। यहां लिखना है आपको डीसी सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर को चालू करने के लिए 2 पॉइंट स्टार्टर या फिर 2 बिंदु स्टार्टर, 2 बिंदु स्टार्टर यानी कि 2 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग करते हैं। सिर्फ आपको इतना सा याद रखना है और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको याद रखना है 2 पॉइंट स्टार्टर से हम कौन सी मोटर को चालू करेंगे? तो 2 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग डीसी सीरीज मोटर को चालू करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला जो स्टार्टर आता है सेकंड, वो आता है आपका 3 पॉइंट स्टार्टर। कौन सा आता है? 3 पॉइंट। सेकंड नंबर पे कौन सा स्टार्टर हो जाएगा आपका? 3 पॉइंट स्टार्टर यानी कि 3 बिंदु वाला स्टार्टर। अब देखिए 3 बिंदु वाला स्टार्टर अपन कौन सी मोटर को चालू करेंगे? तो इस स्टार्टर का उपयोग, इस स्टार्टर का उपयोग डीसी शंट मोटर, डीसी शंट मोटर व डीसी कंपाउंड मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर को स्टार्ट या फिर चालू करने में किया जाता है। तो 3 पॉइंट स्टार्टर की सहायता से हम डीसी शंट मोटर को भी चालू कर सकते हैं और डीसी कंपाउंड मोटर को भी चालू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके क्वेश्चंस आ जाए कि 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग कौन सी मोटर को चालू करने में किया जाता है और ऑप्शन में आपको मिल जाए यहाँ पर जैसे सीरीज मोटर, सेकेंड नंबर पे मिल गई मान लो आपको शंट मोटर, थर्ड नंबर पे आ गई आपका कंपाउंड मोटर। कौन सी आ गई? कंपाउंड। और फोर्थ नंबर पे जैसे लिख दिया आपको इंडक्शन मोटर। कौन सी होगी? इंडक्शन। अब ऑप्शन के अंदर देखिए शंट मोटर भी है और कंपाउंड मोटर भी है। तो अगर 3 पॉइंट स्टार्टर की बात कर रही है, कौन से स्टार्टर की? 3 पॉइंट स्टार्टर। तो 3 पॉइंट स्टार्टर के अंदर यदि अपन चालू तो शंट मोटर को भी चालू कर सकते हैं, कंपाउंड मोटर को भी चालू कर सकते हैं, दोनों को ही चालू कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम्स के अंदर यदि दोनों मोटरें एक साथ आ जाए तो आपका आंसर कौन सा सही होगा? शंट मोटर। किस पे क्लिक करोगे? शंट मोटर पे। लेकिन अगर यहां पर इंडक्शन मोटर की जगह ऑप्शन आ जाए बी एंड सी बोथ, यानी कि शंट मोटर और कंपाउंड मोटर दोनों, तो इस स्थिति में अब जो आंसर सही रहेगा वो आपका शंट नहीं आएगा। अब जो आंसर सही रहेगा वो कौन सा आएगा? डी वाला आएगा। तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग कौन सा आपका आंसर सही होगा। अगर दोनों अलग अलग दे रखे हैं, एक साथ नहीं दे रखे हैं, तब तो आपका आंसर कौन सा रहेगा? शंट मोटर। तो मुख्य रूप से 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग करेंगे अपन डीसी शंट मोटर को चालू करने के लिए, लेकिन इससे कंपाउंड मोटर को भी चालू कर सकते हैं। यदि ऑप्शन के अंदर शंट और कंपाउंड दोनों आ जाता है तो आपका आंसर रहेगा शंट और कंपाउंड दोनों। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा आपका 3 पॉइंट स्टार्टर। कौन सा हो गया? 3 पॉइंट। अब बाद में बात आती है आपका कौन सा? 4 पॉइंट स्टार्टर, जो आपका लास्ट वाला स्टार्टर। अगला स्टार्टर कौन सा होगा आपका? 4 पॉइंट स्टार्टर, यानी कि 4 बिंदु वाला स्टार्टर। अब 4 बिंदु वाले स्टार्टर का उपयोग क्या करेंगे? इसका उपयोग कंपाउंड मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर लिख लो, डीसी कंपाउंड मोटर व डीसी शंट मोटर को चालू करने में किया जाता है।
तो शंट और कंपाउंड दोनों मोटरों को अपन 4 पॉइंट स्टार्टर से चालू कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, क्वेश्चंस के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे मान लो 4 पॉइंट स्टार्टर का आ गया कि 4 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग हम कौन सी मोटर को चालू करने में किया जाता है, और ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं यहाँ पर, जैसे हो गई सीरीज, बी ऑप्शन है आपका मान लो शंट, सी वाला ऑप्शन है आपका कंपाउंड, कौन सा है कंपाउंड, और डी वाला ऑप्शन मान लो कोई सी भी और मोटर दे दिया, जैसे सिंक्रोनस मोटर दे दी, कौन सी दे दी सिंक्रोनस। तो यहाँ पर देखिए सीरीज, शंट, कंपाउंड और सिंक्रोनस 4 मोटरें अलग अलग दे रखी है, और आपसे पूछे कि इस 4 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किस मोटर को चालू करने में किया जाएगा। अब 4 पॉइंट स्टार्टर से हम शंट मोटर को भी चालू कर सकते हैं और कंपाउंड मोटर को भी चालू कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से जो आपका आंसर ज़्यादा सही होगा वो कौन सा होगा, आपका कंपाउंड मोटर। तो 4 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग करते हैं अपन कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने में। ज़्यादातर कौन सी मोटर को स्टार्ट करेंगे, कंपाउंड मोटर को। अगर यहाँ पर इसी ऑप्शंस को कुछ इस प्रकार से चेंज कर दे कि ये जो सिंक्रोनस मोटर है इसकी जगह अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर बी एंड सी बोथ, यानी कि बी और सी यानी कि शंट और कंपाउंड मोटर दोनों को चालू करने के लिए कौन सा स्टार्टर, 4 पॉइंट। तो अब आपका आंसर सी वाला सही नहीं रहेगा। अब जो आंसर बनेगा वो कौन सा होगा, आपका डी वाला। तो 4 पॉइंट स्टार्टर को हम शंट मोटर और कंपाउंड मोटर को भी चालू कर सकते हैं, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा उपयोग करेंगे, अगर दोनों में से भी किसी एक को चूज करना हो तो अपन कौन सी मोटर चूज करेंगे, कंपाउंड मोटर। तो इस प्रकार आपके जो स्टार्टर के अंदर से जो क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने आपको कंप्लीट करवाए। पहली बात तो स्टार्टर का उपयोग किस लिए करते हैं, तो स्टार्टिंग समय में डीसी मोटर के जो आर्मेचर वाइंडिंग होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही कम। प्रतिरोध कम होगा तो स्टार्टिंग समय में ज़्यादा धारा जाएगी तो इसके अंदर जो I²R लॉसेस है उसका मान ज़्यादा होगा, और जब I²R लॉसेस का मान ज़्यादा होगा तो इस वाइंडिंग के अंदर ज़्यादा ऊष्मा पैदा होगी, और ज़्यादा ऊष्मा पैदा होगी तो आर्मेचर की वाइंडिंग क्या हो सकती है, आपकी जल सकती है। तो इस आई जो स्टार्टिंग समय में धारा ज़्यादा बह रही है उसको हमको कम करने के लिए इस आर्मेचर वाइंडिंग की श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध लगाएंगे, और वो प्रतिरोध अपन किसके माध्यम से लगाते हैं, स्टार्टर के माध्यम से लगाते हैं। तो स्टार्टिंग समय में आर्मेचर वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा को कम करने के लिए हम डीसी मोटर के अंदर स्टार्टर का उपयोग करते हैं। बात आती है कि डीसी मोटर के अंदर कितने स्टार्टर होते हैं, तो डीसी मोटर के अंदर अपन 3 स्टार्टर का उपयोग करते हैं। एक तो होता है 2 पॉइंट स्टार्टर, एक होता है 3 पॉइंट और एक होता है 4 पॉइंट स्टार्टर। जो आपका 2 पॉइंट स्टार्टर है उसका उपयोग हम किस मोटर को चालू करते हैं, तो सीरीज मोटर को चालू करने के लिए हम 2 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग करेंगे। बात आती है 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किन किन मोटरों को चालू कर सकते हैं, तो 3 पॉइंट स्टार्टर के माध्यम से हम शंट मोटर को भी चालू कर सकते हैं और कंपाउंड मोटर को भी चालू कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में से किसी एक को पूछे तो कौन सी मोटर का अपन आंसर सही रहेगा, शंट मोटर को। तो 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग मुख्य रूप से शंट मोटर को चालू करने में किया जाता है। फिर आता है अगला आपका 4 पॉइंट स्टार्टर। तो 4 पॉइंट स्टार्टर से हम कंपाउंड मोटर और शंट मोटर दोनों को चालू कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से भी किसी एक को चूज करवाए तो आपकी कौन सी मोटर होगी, आपकी कंपाउंड मोटर को चालू करने के लिए अपन कौन सी मोटर का प्रयोग करेंगे, 4 पॉइंट स्टार्टर का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो आपका स्टार्टर भी क्या हो गए आपके कंप्लीट। अब सिर्फ इस चैप्टर के अंदर क्या बचा है, एक टॉपिक बचा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।